ज्वाइन कर लीजिए, इंशाल्लाह आ जाएंगे। हम लोग एक्चुअली वाइस चांसलर मैम से टाइम लेना चाह रहे जी हैं। जी जी तो हाँ, अब अभी थोड़ा सा अभी लेटर गया है, लेकिन वहां से कुछ अभी जवाब आया नहीं है, तो वहां से कुछ आ जाए फिर आप बताएंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जी 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 मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम जी सर। मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहीद सर ज्वाइन है आप? शहीद सर। अस्सलाम वालेकुम। जी यस सर यस सर। कैसे अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? और सलाम, खैरियत से हैं? जी 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 जी, थैंक यू। सो शहीद सर, शुड वी स्टार्ट? यस। Okay. So, my friends, it's my pleasure to introduce today's resource person, Dr. Mohammad Shahir Siddiqui, Associate Professor in the Department of Education, AMU Aligarh. If you talk about his educational qualification, Dr. Shahir साहब काफी पढ़े लिखे इंसान हैं और 5 सब्जेक्ट्स में उनकी मास्टर्स डिग्री है। सो MA in philosophy, MA in economics, MA in English literature, MA in translational studies and 1 PG in education, that is MEd. और काफी वास्ट एक्सपीरियंस सर का टीचिंग का रहा है। ऑलमोस्ट ही हैज स्पेंट 10 years as a school teacher in UP government school, and then he joined one of the best institution of the country, that is Shanti Niketan, Vishwabharati University at Shanti Niketan in West Bengal, which was established by Rabindranath Tagore. So there he served as an assistant professor. Then he was appointed as associate professor at another central university, Tezpur University. So there he served for almost 2 years, and then he joined the third central university of the country, that is Aligarh Muslim University, as an associate professor, and joined his duties in 2021. He was appointed as professor at Jamia Millia Islamia, but he didn't join, and I think now his eligibility has been completed under career advancement scheme. So I'm quite sure that very soon he will be promoted as a professor as well. Dr. Siddiqui not only is a very learned person, but he is a very good human being. उनका जो काम है वो सूफिज्म पे है, और सूफियों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैंने उनके अंदर सारी देखी हैं एक के बाद एक। बहुत ही वाइब्रेंट हैं, बहुत ही डायनामिक हैं, रात दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, और जब से डिपार्टमेंट में आए हैं हमारे डिपार्टमेंट को कुछ न कुछ उन्होंने हमेशा कंट्रीब्यूट किया है, दिया है। इनफैक्ट डॉक्टर शहीर सिद्दीकी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय टीम, एंड इन माय एवरी प्रोग्राम आई नेसेसरली इनवाइट हिम टू डिलीवर 1 or 2 लेक्चर्स। अगर आप उनके CV को देखें, अगेन इट्स क्वाइट रिच एंड क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीच एवरीथिंग, टू रीड एवरीथिंग, बट यू नो मोटी अगर बातें मैं करूं तो इंडिया के तकरीबन 25 जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस हैं वहां पर आपने लेक्चर डिलीवर किया है। और खासतौर से जो आजकल एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कही गई है, तो उस पर डॉक्टर साहब के लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं। वेदास की, उपनिषद की बहुत अच्छी स्टडी शहीद साहब की है, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। कंपैरेटिव रिलीजन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उस पर भी लेक्चर्स होते हैं। उनके लेक्चर्स जो है वो इंडियन पुलिस एकेडमी हैदराबाद में भी हुए हैं, बिसाइड्स अदर यू नो premier institute of the country. So in a nutshell, if I say a very learned person, a very good teacher, a very good researcher, and above all a very good human being. तो मुझे लगता है कि अब क्या मैं और ज्यादा उनके बारे में कहूँ। बहरहाल इस छोटे से तारुफ, क्योंकि 5 मिनट हो रहा है, 3:35, so I think with this short introduction I should hand over the session to Shaykh Siddiqui sir. And Shaykh sir, these participants are very curious learners. In fact,
they listen very carefully to every resource person and ask very meaningful questions. They are very interactive as well. So I'm quite sure ki Shahid sir, you will like their presence. So with this, Shahid sir, it's over to you. Shahid sir. Yes, sir. I'm here. So, am I audible? Sure, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर बहुत Yes, बहुत sir. शुक्रिया सर, आपने बहुत ज्यादा, मैं तो इतना खुद अपने बारे में नहीं जानता लेकिन आपकी मोहब्बत है, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस आप लोग ने नवाजा, इतना करम है। और रिगार्डिंग टुडेस टॉपिक, बिकॉज जितने भी लोग हैं सब घर के ही लोग हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपनी बात खुल करके कह सकता हूँ, मन की बात, दिल की बात कह सकता हूँ। एक शेर से मैं शुरुआत करता हूँ। एक बड़ा मशहूर शेर है, बड़ा पुराना शेर है, उससे मैं शुरुआत करता हूँ कि हम लोग आज एनसीएफ पर डिस्कशन कर रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि आप सब टीचर्स हैं, आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया है। और ये पहला एनसीएफ नहीं है, बहुत पहले से एनसीएफ, 4-5 एनसीएफ पहले भी आ चुके हैं, राइट फ्रॉम 61 में जब एनसीईआरटी बना तब से लेकर के आज तक, 75 में, 68 में, और 2005 में, फिर अभी 2022 में, और अब ये हमारे 5वां या 6वां एनसीएफ है, करिकुलम फ्रेमवर्क। होता क्या है कि दिस एनसीएफ इज बेसिकली it's a guidance, it's a guideline in the light of which normally the educational institutions prepare their curriculum or they design their syllabus. Just 1 minute, I just managed, the voice is disturbing me. Just 1 minute. Not audible, sir. Sir, you are not audible. शहीद सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। Sir, you are on mute. No, शहीद सर ने बोला है कि 1 मिनट वेट करें। Yes, I was just managing the volume. So, just I wanted to say, I wanted to start this talk with a very popular शेर कि एनसीएफ की बात हो रही है, और हमारी यूनिवर्सिटी तकरीबन अभी 150 साल हो गए उसको, अगर 1875 से स्टार्ट करें और 1920 से स्टार्ट करें तब भी हमें 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और एनसीईआरटी 1961 में है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स या किसी भी तरह का कोई आप उसको महसूस करें अंडररेटेड। कोई मौसम यहाँ रंगीन कहाँ से आए, ताज का दौर है कालीन कहाँ से आए, और राह में बिखरे पड़े कितने जादू के चिराग, मसला यह है कि अलादीन कहाँ से आए। तो जिस यूनिवर्सिटी, वेरी गुड शहीद साहब। अब इस पस मंजर में मैं अपनी बात आगे कहता हूँ। ये शेर का मकसद सिर्फ इसलिए नहीं था कि आगे कोई गजल सुनाऊंगा, इसका मकसद सिर्फ ये था कि जिस यूनिवर्सिटी को एक मॉडल करिकुलम प्रेजेंट करना चाहिए था पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि हम एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी हैं और इंटरनेशनलाइजेशन हमारे यहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज मॉडल के ऊपर बनाए गए थे, तो इसलिए हम इंटरनेशनलाइज्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हैं। हमें कोई इंटरनेशनलाइजेशन इसलिए नहीं सिखा सकता क्योंकि वो पैरामीटर्स हमने बहुत पहले इस्टेब्लिश किए थे कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता क्या। और यही वजह है कि दुनिया में चाहे आप हार्वर्ड हो चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, सबसे ज़्यादा जो एलुमनाई हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैं पूरी दुनिया में, और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड भी नीचे आ जाते हैं इसके। तो इसलिए जो मॉडल करिकुलम है वो हमें बनाना चाहिए था, और हमें पूरी दुनिया को एक मिसाल देना चाहिए थी कि करिकुलम ऐसा होता है, पेडागोजी ये होती है, सिलेबस ऐसे बनता है, टीचिंग मेथड्स ऐसे होते हैं, ये तमाम चीज़। और ऐसा नहीं कि हमने दिया नहीं, मैं बहुत कुछ दिया, और जिस एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं हूँ वहाँ से चंद ऐसे लोग हैं कि जिससे इस देश का एजुकेशन सिस्टम डॉक्यूमेंट्री लेवल पर स्टार्ट होता है, जैसे प्रोफेसर हबीब हैं, प्रोफेसर केजी सैयदैन हैं। तो ये लोग वो थे कि कमेटीज जब बनी हैं तो ये सब फाउंडर मेंबर्स उसमें रहे थे, और इनके आइडियाज से फिर
इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ता है। और फिर उसी दौर में प्रोफेसर जेपी नरूला वगैरह जैसे लोग हैं, तो ये सब एसोसिएटेड है। तो ये इस बैकग्राउंड में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वी आर द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, वी आर द ओल्डेस्ट स्कूल सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम। जब आज पूरी दुनिया KG to PG की बात कर रही है, K-12 एजुकेशन की बात कर रही है, और हमारे यहाँ स्कूल पहले बनता है, फिर वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होता है, और फिर ये स्कूल जो है वो सिस्टम उस यूनिवर्सिटी का पार्ट होता है। ये जो इंटीग्रल मॉडल है एजुकेशन का, एक जमाने तक आप में से बड़े बहुत सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं मेरे पास कि जिन्होंने वो दौर भी देखा होगा, या जब PUC आज भी चलता है, कोठारी कमीशन और राधाकृष्णन कमीशन के बाद जो सेकेंड एजुकेशन कमीशन थे, तो उसमें 11th और 12th क्लास को यूनिवर्सिटी सिस्टम का पार्ट रखा गया था, जिसको PUC कहते हैं, प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट। तो आज भी AMU में 11th और 12th क्लास जो है वो यूनिवर्सिटी सिस्टम का पार्ट होता है। तो इसी को पहले PUC कहा करते थे, अब वो PUC नाम यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो उसका ही पार्ट है, स्कूल का पार्ट नहीं। और आज भी आप देखिए कि उसी सिस्टम में बहुत सारे हिंदुस्तान में जो कॉलेजेस हैं वो अपने 11th और 12th क्लास के जो स्कूल्स हैं वो भी कॉलेज यूज करते हैं, जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या कोई और भी, रहमानिया इंटर कॉलेज है, इस्लामिया इंटर कॉलेज है, या जो भी, तो वो कॉलेज वर्ड यूज करते हैं। तो ये तमाम टर्म जो इजाद हुए हैं, एजुकेशनल वोकैबुलरी जिसे कहते हैं, एक बहुत लंबी फहरिस्त है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एजुकेशन सिस्टम को ये मुहैया कराई है, ये फहरिस्त एजुकेशनल टर्म्स की। तो इसलिए अगर हम कोई चीज़ आज NCF के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कोई चीज़ इसलिए सीखना चाह रहे हैं कि हमें वो चीज़ आती नहीं है, हमें आती है। ज़रूरी ये है कि ज़माना जब बदलता है, वक्त जब बदलता है, तो उस दौर के साथ एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। जैसे अगर आप 3G मोबाइल है तो उसमें 4G वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। ये एजुकेशन सिस्टम के साथ भी होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी होता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज आल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन मैकेनिज्म, दैट इज द सिस्टम एनालिसिस जिसको आप कहते हैं। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम में वक्त के according to the time, so many innovations, innovative ideas, they have been taking the place since time immemorial. So in that perspective, National Curriculum Framework is just a guideline in the light of National Education Policy. If you keep away the National Education Policy from National Curriculum Framework, so चीजें काफी दूर हो जाती हैं, समझ में नहीं आती। जैसे नेशनल पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ स्लाइड्स करता हूँ pending NCF 2023 implications for school teachers। तो स्कूल टीचर्स के लिए इम्प्लीकेशंस क्या हैं? खुद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बात को कहती है कि कोई भी सरकार कितनी ही अच्छी पॉलिसी क्यों ना बना ले, खासकर एजुकेशन पॉलिसी, उसके जो फ्रूट्स हैं वो सोसाइटी में तब तक नहीं आ सकते जब तक कि जो स्टेक होल्डर्स हैं दे आर नॉट वाइब्रेंट, दे आर नॉट एक्टिव। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में होते हैं वो टीचर्स होते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कोठारी कमीशन ने बहुत पहले कह दी है। आप सब जानते हैं द डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लास। तो नेशन का जो मुस्तकबिल है, जो उसका भविष्य है, उसका फ्यूचर, वो क्लासरूम्स में बनता है, उसकी तामीर वहां पर होती है, उसका शेप रीशेप वहां पर होता है। और वो बनाने वाला वो कौन है, वो जिसको जो बनाता है, शिल्पकार आप कह लीजिए उसको, वो कौन है जो बनाता है, वो मुसव्विर आप कह लीजिए, तो वो टीचर है। अब टीचर क्या बनाता है? टीचर बनाता है स्टूडेंट्स की थिंकिंग को, उसकी आइडियोलॉजी को, वो कैसे सोचता है, वो दुनिया को कैसे देखता है। तो टीचर उसको वो नजर देता है। आंखें उसके पास होती हैं, नजर जो है वो टीचर देता है उसको, कान उसके पास होते हैं, समात उसको वो टीचर देता है, और जबान उसके पास होती है, अल्फाज उसको टीचर देता है। तो अब ये तमाम चीजें टीचर किस तरह से प्रोवाइड करता है? टीचर प्रोवाइड करता है अपनी टीचिंग के जरिए से, अपनी फिलॉसफी के जरिए से। दैट्स व्हाई एवरी टीचर हैज हिज हर ओन फिलॉसफी।
तो स्टूडेंट्स जो है वो खाली आंख, नाक, कान और जबान का एक पुतला है दूसरे एनिमल्स की तरह। दूसरे चाहे वो आप कहिए कि चरिंदे हों या एनिमल्स हों या ह्यूमन बीइंग्स हों, वी आर ऑल द बायोलॉजिकल एनिमल्स इन दैट सेंस कि बेसिक इंस्टिंक्ट सबके अंदर होता है। जब इंसान पैदा होता है, जानवर पैदा होता है, तो कोई फर्क नहीं होता है। दोनों में फर्क होता है, एक के पास इल्म होता है और दूसरे के पास इल्म नहीं होता। तो उस इल्म का इंसान इस्तेमाल करता है और फिर वो अशरफुल मखलूकात बन जाता है। तो अगर इल्म न दिया जाता हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ताला फिर सजदे का हुक्म नहीं देता। तो असल में वो जो सजदा है वो आदम के मुजस्समे को नहीं, आदम की तख्लीक करने के बाद जब इल्म रखा गया है तब अल्लाह ने फरमाया कि सजदा करो। तो दर हकीकत वो सजदा इसलिए है कि इल्म जैसी सिफात, इल्म जैसी सिफत जब आदम के अंदर रखी गई तब वैल्यूज पैदा हुई। क्योंकि वो सिफत कौन सी थी? वो सिफत खुद अल्लाह की सिफत कि अल्लाह जो है वो अल्लामुल गुयूब, अल्लाह की सबसे बड़ी जो सिफत है वो है आलिम, कि वो आलिम है, वो अलीम है। तो जब वो इल्म इंसान में आया तब उसको फरिश्तों ने भी सजदा किया। और वही इल्म टीचर जब किसी को देता है तो वो भी फिर काबिल एहतराम बन जाता है। कि जैसे अल्लाह ने इंसान को काबिल एहतराम बनाया अपनी सिफत दे करके, तो टीचर जो है वो उस इल्म को पास ऑन करके दूसरे लोगों को भी काबिल एहतराम बनाता है। अब इस पूरे पस मंजर में स्कूल टीचर्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, अब इम्प्लीकेशंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ वो लोग भी बैठे होंगे। यकीनन मुझे यकीन है कि जब मैं स्टूडेंट्स था तो वो लोग शायद पढ़ाते होंगे, तो मैं यहाँ पर कोई टीचिंग तो कर ही नहीं सकता, वो जरूरत मैं कर ही नहीं सकता। मैं सिर्फ अपने जो ख्यालात हैं उसको मैं शेयर करूंगा और आपसे भी सीखूंगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको शेयर करता हूँ फुल स्क्रीन पर और अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो आई थिंक द is visible on your screen. Is it? I think just Yes, let sir. me. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Let me do it yes, sir. full screen. Just one. Yes, sir. Yes, sir. So the primary question is because I will share the two slides. My slides has a lot of pieces. The discussion is divided into different pieces, but I will concentrate on certain specific topics. Don't concentrate on all the slides. The agenda is there just for the sake of convenience, but we will throw important light upon these aspects. One is the curriculum, preliminary points. It refers to लाइन जब सर्विस होगी तो ज्यादा सही करेगा ना। हाँ हाँ please keep your mic mute. So the preliminary points regarding the curriculum and curriculum framework. What the difference is that curriculum refers to the entirety of the organized experience of the students in an institutional setting. Particularly, a student not only provides the written document that is known as the syllabus, that what you have to follow, and what teacher has to take into discussion inside the classroom in the pre-active phase or interactive, during the interactive phase, whatever you are calling, that's the part of syllabus. So curriculum is a broader aspect. Apart from this document that is called the syllabus, whatever you are going to teach is written in a documentary form, that syllabus, certain activities are also there. So those activities are also the part of curriculum. So curriculum is a broader aspect that covers the entire experience of a student, what he or she takes in the journey or her journey of academic. Then curriculum framework includes, it aims to provide the guiding principles, goals, structure, and elements for the development of curricula, like informed by which the syllabi or the teaching learning materials, including play materials, the workbooks, the textbooks, or the assessment, or the methods, the strategies, whatever would be there. So you all know it, 3 phases of teaching are there. तो इंटरेक्टिव फेज तो वही है जो आप क्लासरूम के अंदर हैं, जब आप गेट के अंदर चले गए आपका इंटरेक्टिव फेज शुरू हो गया। लेकिन उस टीचिंग से पहले आप बहुत सारी तैयारी करते हैं, वो फ्रेमवर्क है कि आप क्या बोलेंगे ये आप सोच कर जाते हैं, क्या पढ़ाएंगे ये सोच के जाते हैं, आज कौन सी
लैंग्वेज यूज करना है ये सोच कर जाते हैं, आज कौन से क्लास में हमें एग्जांपल्स देना है ये सोच कर जाते हैं। कभी कभी बहुत से टीचर्स शायरी यूज करते हैं, बहुत से टीचर्स जोक्स यूज करते हैं। दे आर ऑल द पार्ट ऑफ टीचिंग। इट एड्स टू यू, it enhances the learning in the classroom, then you are free to use whatever you like to use। तो ये सारी चीजें प्री एक्टिव फेज में फ्रेमवर्क का पार्ट है। फिर जब क्लास के बाहर आ जाते हैं तब सोचते हैं कि क्या सक्सेस मिली ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, whether my student could be able to learn whatever I have taught, whatever I have taught। तो वो सारा जो असेसमेंट है फीडबैक का बेस्ड है वो भी फ्रेमवर्क का पार्ट है। तो करिकुलम फ्रेमवर्क इज ए ब्रॉडर आइडिया, even broader than only merely the word curriculum। Curriculum only includes the syllabus and the activities and how to disseminate that syllabus। And then curriculum framework also includes those all mechanism, all those ideas, all those activities of the future planning, and even the assessment right from the very beginning up to the end, up to the you see the evaluation aspects, motivational aspects, like guiding principles are also there, language is also there, some objectives are also there, step-wise objectives, and even the pedagogy is very important aspects। तो टीचर के लिए क्या इसका यूज है, क्या यूज नहीं है, ये तो कहा ही नहीं जा सकता, बिकॉज वट एवर यू विश टू टेक अवे दैट इज अवेलेबल इन द करिकुलम फ्रेमवर्क। जैसे किसी टीचर को अगर ये जरूरत है कि भाई मुझे अब नए पर्सपेक्टिव में कौन सी पेडागोजी यूज करना चाहिए, तो करिकुलम फ्रेमवर्क वो सजेस्ट करता है कि 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है एंड व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म वी हैव टू यूटिलाइज। कोई दूसरा टीचर जो कहता है कि नहीं पेडागोजी के पार्ट पर हम ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं, बच्चे हमसे खुश हैं, लेकिन हमें समझना था क्लासरूम में लैंग्वेज कौन सी यूज करें। अब देखिए यहाँ पर एक दिक्कत ये होती है कि एक तो लैंग्वेज वो है कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज कहलाती है, जैसे जिसमें हम बात कर रहे हैं, जैसे आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश एज वेल एज इन मिक्स्ड उर्दू, दैट्स कॉल्ड द हिंदुस्तानी, उर्दू एंड हिंदी। लेकिन जब आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो वो जो लैंग्वेज होती है जिसको आप कहते हैं कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, हर सब्जेक्ट की अलग लैंग्वेज होती है। जब आप साइंस पढ़ा रहे होते हैं तो साइंस की जबान अलग होती है, साइंस की जबान ऑब्जेक्टिव होती है, साइंस की वोकैबुलरी अलग होती है। जब आप सेल बोलेंगे और आप बायोलॉजी के क्लास में है, लाइफ साइंस के क्लास में, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये सेल बैटरी वाला सेल नहीं है, ये सेल टिश्यू की जो यूनिट है वो है, बायोलॉजिकल टर्म है। लेकिन यही वर्ड अगर आप क्रिमिनोलॉजी की क्लास ले रहे हैं, आप लॉ की क्लास ले रहे हैं, एलएलबी की क्लास आप ले रहे हैं, और वहां पर वर्ड आपने यूज किया कि सेल, तो वहां पर वो स्टूडेंट आपका समझ जाएगा कि आप प्रिजन की बात कर रहे हैं, सेल जिसमें जेल में मुजरिम रहते हैं, कैदी रहते हैं, छोटे छोटे जो खाने होते हैं उसको भी सेल कहते हैं। तो वो लॉ की क्लास में उसी वर्ड का मीनिंग बदल जाएगा। और यही चीज जब आप फिजिक्स की क्लास पढ़ा रहे हैं तो वहां पर वो सेल बैटरी के सेंस में यूज किया जाएगा, हालांकि वो प्रॉपर वर्ड नहीं है, फिजिक्स का वर्ड नहीं है, लेकिन जनरल सेंस में वो बच्चा समझ जाएगा कि आप ना तो टिश्यू वाली बात कर रहे हैं और ना आप एलएलबी वाली बात कर रहे हैं, आप सेल का मतलब आप बैटरी की बात कर रहे हैं, जो सेल हम नॉर्मली यूज करते हैं टॉर्च वगैरह, उसकी बात कर रहे हैं। तो वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द and this vocabulary defines the entire language। In the same way, if you are teaching economics in class 11th or class 12, तो अब आप जब इन्फ्लेशन या रिफ्लेशन की बात करते हैं तो these terms are specific to the economics class। इसी तरह से जब आप बात करते हैं डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक्स की क्लास में डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है, एजुकेशन की क्लास में डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है, एक ही टर्म के मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। तो अ टीचर हैज टू बी वेरी अवेयर, very much specific and very much elaborated on the part of the language and vocabulary what he or she is going to use inside the classroom। And while teaching in the classrooms, a very important term that this NCF also gives emphasis, and as well as the National Education Policy, that is the scientific temper। A teacher should be above all the prejudices, above all the बायसेस, दैट इज कॉल्ड कि आपने पहले से एक फ्रेमवर्क बना लिया अपने माइंड को, जिसको आप कहते हैं कि मेंटल फ्रेमवर्क।
वो सारे फ्रेमवर्क से ऊपर टीचर को होना चाहिए कि एक समाज किसी चीज को कैसे देखता है, ये स्टीरियोटाइप है। अब टीचर भी अगर उसी स्टीरियोटाइप को लेकर के आ जाए, फॉर एग्जांपल आप क्लास ले रहे हैं और आपके क्लास में को एजुकेशन है, आपके स्कूल में को एजुकेशन है, हालांकि एएमयू में तो शायद कोई स्कूल है नहीं को एजुकेशन का, लेकिन सपोज अगर आपके क्लास में गर्ल्स भी बैठी हैं, 4-5 लड़कियां आ गई और आपने उनसे पूछा कि क्या सब्जेक्ट तुमने चूज किया, किसी लड़की ने कह दिया कि फिजिक्स, तो फौरन अगर टीचर ने ये कहा कि अच्छा तुमने फिजिक्स ली है, पढ़ लोगी तुम, और लड़की कहे कि हाँ सर क्यों नहीं पढ़ सकते, नहीं लड़कियां फिजिक्स नहीं पढ़ती हैं, तुम्हें होम साइंस लेना चाहिए, तुम्हें सोशियोलॉजी लेना चाहिए, तुम्हें एजुकेशन लेना चाहिए। अब ये अल्फाज समाज के हो सकते हैं, लेकिन एक टीचर की जबान से ये स्टेटमेंट अच्छे नहीं लगते, क्योंकि टीचर तो वो है जो मोटिवेट करता है कि लड़कियां क्यों नहीं पढ़ सकती फिजिक्स, लड़कियां एस्ट्रोफिजिक्स क्यों नहीं पढ़ सकती, लड़कियां स्पेस में क्यों नहीं जा सकती। ये समाज कन्फाइन करता है कि मगरिब के बाद घर से बाहर मत निकलना, ज्यादा दूर अकेले मत जाना, किसी को साथ ले लेना। अरे लड़कियों ने उस पैरामीटर्स को तोड़ दिया, कितना दूर आप मना करेंगे, स्पेस तक पहुंच गए, उससे ज्यादा दूर कहाँ जाएगी, और मौका मिलेगा तो उससे ज्यादा दूर भी चली जाएगी। तो वो स्टीरियोटाइप खत्म हो गए। पहले लोग कहते थे लड़कियों का काम है रोना धोना, कौन सुनता है उनकी आवाज। आज लता मंगेशकर की आवाज पूरी दुनिया सुनती है, नूरजहां की आवाज पूरी दुनिया सुनती है, सुनिधि चौहान की आवाज पूरी दुनिया सुनती है, तो ये क्या लड़कियां नहीं है? तो वो स्टीरियोटाइप खत्म हो गया कि लड़कियों की आवाज कौन सुनता है। इसी तरह से अगर आप कहें कि लड़कियां कमजोर होती हैं, तो मैरी कॉम को क्या कहेंगे आप, कुंजू रानी देवी को आप क्या कहेंगे? एक रेसलर है और एक बॉक्सर है, कहाँ कमजोर होती है? तो वो सारे स्टीरियोटाइप समाज के बनाए हुए होते हैं, और टीचर की जबान से अगर वही स्टीरियोटाइप क्लास में यूज किए जाएं तो वो साइंटिफिक टेम्पर नहीं है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब सिर्फ साइंस के स्टेप्स को क्लास में यूज करना नहीं, या ऑब्जेक्टिव नॉलेज देना नहीं है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये भी है कि एक टीचर मोटिवेट करता है उन तमाम स्टीरियोटाइप्स को, प्रेजुडाइसेस को गलत साबित करने में, जो बगैर किसी लॉजिक और रीजनिंग के समाज ने बनाए हैं, एंड दे आर बीइंग ट्रीटेड एज द फैक्टर्स इन द लेग्स ऑफ दी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के पाँव में वो जंजीरों की तरह बंधे हुए हैं और वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये तमाम चीजें आज समाज में, वो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग उन तमाम स्टीरियोटाइप्स को दूर कर रहे हैं। तो टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइंटिफिक टेम्पर का होना। ये करिकुलम फ्रेमवर्क उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता है। अब इसमें अगर हम कुछ चीजें ऐसी देखना चाहें कि है क्या आइडिया, तो 8 की प्रिंसिपल्स हैं एनसीएफ 2023 के। और एक चीज याद रखिए कि बिफोर 2023 में तो फाइनल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन आ गया, एक 2022 में रिलीज हुआ जो कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए था। अब ये हम आप सब जानते हैं कि स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+ क्या है, वो चेंज हो गया ना, 5-4 यस। तो वो जो फर्स्ट वाला पार्ट है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 5 years तक स्टूडेंट रहेगा, specifically for that foundational stage a separate curriculum framework was also released in 2023, but this curriculum framework is also the integral part of this 2023। तो ये जो 2023 का curriculum framework है वो 22 को इंक्लूड करता है, इसीलिए नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 600 है। फाइनल करिकुलम फ्रेमवर्क में 600 पेजेस का करिकुलम फ्रेमवर्क, तो इतना बड़ा ड्राफ्ट एक थीसिस से भी बड़ा हो गया। पढ़ना चाहिए, ये मैं नहीं कहूंगा कि नहीं पढ़ना चाहिए या कौन पढ़ेगा, हम ही आप पढ़ेंगे, और लिखा भी हम ही आप जैसे लोगों ने ही है, तो हम आप ही इसको पढ़ेंगे भी। तो वो इसलिए इसको पढ़ना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, और आपको लगेगा कि इसमें बहुत सी वो बातें हैं कि जो आप सोचा करते थे कि शायद हमें मौका मिले और हम इसको इम्प्लीमेंट करें। So this curriculum framework gives the immense opportunity to the teachers, whatever you need, you may apply in either pedagogical aspect, in curriculum aspect, in language aspects, in assessment aspect, in evaluation aspects. All the aspects, all the arenas are open for the teachers to do the experiments, to do the
activities, whatever you like. So holistic development is very important aspect. And the very important aspect of this national education policy as well as NCF is that it is India-based education system. That is the motto of NCF or NAP20. NAP20 में कहते हैं कि इंडिया बेस्ड एजुकेशन है, तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि India has also produced an immense treasure of knowledge since time immemorial, since centuries, right from the very beginning of civilization, at the dawn of civilization, जब यूरोप में अंधेरे थे इग्नोरेंस के, उस वक्त हिंदुस्तान में वेद और उपनिषद मौजूद थे। या आप कह लीजिए कि अरब वर्ल्ड भी उस वक्त इतना डेवलप नहीं था जिस वक्त हिंदुस्तान में तहजीब के कल्चर या आप कहिए कि लिटरेरी कल्चर या स्पिरिचुअल कल्चर जो थे वो बड़ी डेवलप फॉर्म में थे। तो चाहे वो अरब वर्ल्ड हो, चाहे अफ्रीकन वर्ल्ड हो, चाहे यूरोपियन वर्ल्ड हो, चाहे अमेरिकन वर्ल्ड हो, ये डिफरेंट सेक्शंस हैं जहां पर सिविलाइजेशन जो है वो बनी और पैदा हुई। तो वो सारे ट्रेसेस हमें बाद में तो मिलते हैं कि दुनिया में हर जगह से सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं आई। तो जिस जमाने में यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो दुनिया के किसी और हिस्से में इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी इजिप्ट में, और अरब में अरब की सिविलाइजेशन थी, चाइना में चाइना की थी, यांग टीसी क्यांग वगैरह, मेसोपोटामिया इराक वगैरह में थी। लेकिन जो लिटरेरी डेवलपमेंट सबसे पहला हुआ, तो उसमें अब तक का जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें इंडियन कल्चर, दैट्स द इंडियन नॉलेज ट्रेडिशंस। तो वेद और उपनिषद से अगर शुरू करें तो उसमें ही एक ट्रेसेस मिलता है, और उसी को ये बेस मानता है करिकुलम फ्रेमवर्क भी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी, कि होलिस्टिक डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या। सो व्हेन द आइडिया कम्स फ्रॉम द वेस्ट, वी टॉक अबाउट द ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसमें आप कहते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, तो उसको आप ऑल राउंड डेवलपमेंट कहते हैं। और महात्मा गांधी ने भी एक टर्म यूज किया कि बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बॉडी का डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, माइंड मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, और स्पिरिट का मतलब है कि हमारा मॉरल या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो गया। तो गांधी वहां तक उसको कंफाइन करते हैं। अब जो ओरिजिनल आइडिया है वो कहाँ से आता है होलिस्टिक डेवलपमेंट का? होलिस्टिक दैट रेफर्स टू द होल इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म। उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है तैत्तिरीयोपनिषद। उसके चैप्टर 2 में एक और उसका पार्ट है जिसको भृगुवल्ली कहते हैं। तो वहां पर पंच महाकोश का डिस्क्रिप्शन है, और वो पंच महाकोश जो है वो ये मानकर चलते हैं कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो एक्चुअली 5 लेयर्स से मिलकर के बनी है। उसमें से कुछ लेयर्स जो हैं बहुत सब्टल हैं, कुछ विजिबल हैं, कुछ बहुत हार्ड हैं, कुछ कॉन्क्रीट हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो इस तरह से चीजें जो है वो होती चली जाती हैं। तो वो शुरुआत करते हैं अन्नमय कोश से, फिर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर उसके बाद इसी तरह से आनंदमय कोश तक वो पहुंच जाते हैं। तो वो आगे देखेंगे उस चीज को। तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट इज द वेरी बेसिस ऑफ दिस national curriculum framework. The student should be ensured that his or her all-round development, holistic development is being done by the curriculum or not. So if not, then we have to make changes on any of the part, whether on the part of pedagogy, on the part of curriculum, on the part of teaching learning material, and so on, and textbook material also. Then inclusivity is another principle, that no child should be left on the basis, only on the basis of कि वो disabled है, वो marginalized है। तो inclusive education, अच्छा एक और misconception है कि जब कभी भी term आता है inclusive education या special education, so all of a sudden an idea comes to our mind कि we are talking about the learning the hearing impaired or the visually impaired or the disabled children or specially able children, हम सिर्फ वहां तक कंफाइन करते हैं। जबकि इंक्लूसिविटी एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। इंक्लूसिव एजुकेशन में वो बच्चे भी इंक्लूड हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चे हैं, जो वार प्रिजनर्स के बच्चे हैं, जो वार विक्टिम्स के बच्चे हैं, जो उन लोगों के बच्चे हैं कि जो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। जैसे कोई आप देखिए कि कोई मदर है, अगर वो किसी मॉलेस्टेशन का शिकार होती है
तो उसके जो बच्चे हैं वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट होते हैं। ऐसी औरतें या ऐसी खवातीन या ऐसी फीमेल्स के जिनकी फैमिली की इनकम का कोई सोर्स नहीं है, आइदर हस्बैंड इज डेड और सेपरेटेड और जुडिशियली सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, अब उनके बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो बच्चे भी इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट होते हैं। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये लिव इन रिलेशनशिप को इजाजत दी है, अब वो जुडिशियल, अब वो लीगल हो गया। अब उससे जो, अगर मान लीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप है और आउट ऑफ दैट बॉन्ड सम चिल्ड्रन आर देयर, तो दोज चिल्ड्रन आर आल्सो ट्रीटेड इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ एज इक्वल टू द नॉर्मल चिल्ड्रन। नॉर्मल इसलिए कि जो एक मैरिज सोशल सिस्टम से आए हैं और जो इस तरह के सिस्टम से जिसको कानून इजाजत देता है, बच्चों की वहां कोई गलती नहीं। तो वो बच्चे भी इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है कि उनको भी शिक्षा का उतना ही अधिकार है जितना कि उन बच्चों का जो सोशल नॉर्म्स को पूरा करते हैं या उस रिचुअल्स के जरिए से जो चीजें हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर वो बच्चे भी कि जो कहीं से, जिनके पेरेंट्स माइग्रेट होकर के आए, चाहे इंटर स्टेट माइग्रेशन हो, जैसे बिहार के बहुत सारे लेबरर्स यूपी में काम करते हैं, रोड साइड पे आप देख लीजिए, तो उनके बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगी? स्कूल के अंदर उनको भी राइट टू एजुकेशन का उतना ही अधिकार है जितना अगर वो बिहार में रहते वहां पर भी। तो माइग्रेंट लेबरर्स के जो बच्चे हैं वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट होते हैं। इसके अलावा एक और टर्म यूज किया जाता है, जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं कि प्रोस्टिट्यूट्स, लेकिन प्रोस्टिट्यूट थोड़ा डेरोगेटरी वर्ड है, उनको भी वर्कर्स के सेंस में यूज किया जाता है इन द आईज ऑफ लॉ। तो उनके जो बच्चे होते हैं, जो जितने भी कंट्री में बहुत सारे रेड लाइट एरियाज हैं, वहां पर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, पल रहे हैं, अब उनके पेरेंट्स का मालूम नहीं है, लेकिन वो बच्चे भी इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट होते हैं। तो ये बड़ा नैरो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हम सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट मानते हैं, बाकी ये इतने तरह के जो विक्टिम्स हैं, इतने तरह के जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चिल्ड्रन है, वो कहाँ जाएंगे? तो अब ऐसे बच्चे अगर क्लास में बैठे, मान लीजिए जैसे भी एक वाक्य हुआ था बहुत पहले कि कश्मीर में एक बच्चा था, उसके फादर जो थे वो मारे गए थे मिलिट्री में, उसमें कॉम्बैट पर, और उनके ऊपर इल्जाम था कि ही वाज ए टेररिस्ट, लेकिन उनका बेटा जो था वो स्कूल में पढ़ा और पढ़ करके वो एक IAS ऑफिसर बना। तो अगर हमारे समाज में ये कानून नहीं होता तो एक जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने और वो जेल में भी रहा और फिर उसके बाद वो बैटल में, कॉम्बैट में वो मारे भी गए, एनकाउंटर में मारे गए उनके पिता, तो अब बच्चे के लिए तो वो फादर ही है ना, कानून की नजर में मुजरिम है, लेकिन बेटे के लिए तो उसका बाप जो है वो बाप ही रहता है। तो उसका बाप चाहता था कि वो पढ़े, उसकी माँ भी चाहती, तो बच्चा बढ़ा और समाज ने जो कानून है लॉ ऑफ द लैंड हिंदुस्तान का, उसने उसको ये पूरा हक दिया कि नहीं तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, और IAS ऑफिसर बना बच्चा, कश्मीर का IAS ऑफिसर है, बड़ा चर्चित नाम है, मैं अभी भूल रहा हूँ। तो जो सिस्टम हमारे देश का है, चाहे वो सोशल सिस्टम हो चाहे वो लीगल सिस्टम हो, वो राइट टू इक्वालिटी देता है उसमें, और तो इंक्लूसिविटी इस NCF का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड ऑन दैट ग्राउंड इट्स रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ टीचर के एज ए टीचर वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट that how we look at those children that come from different such sections of the society। अब एक गरीब का बच्चा जो माइग्रेंट लेबरर है, जिसके फादर वो बैठ करके पढ़ रहा है क्लास के अंदर, और उसके बराबर में जो बच्चा बैठा हुआ है वो लैंड रोवर से उसको छोड़ने आता है, उसके फादर की गाड़ी है, वो ड्राइवर छोड़ करके जाता है। तो इंक्लूसिविटी ये है कि वो दोनों बच्चे एक ही बेंच पर बैठ करके क्लास में पढ़ रहे हैं, ये राइट टू एजुकेशन कहता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल टीचर का होता है कि हाउ टीचर लुक एट दैट चिल्ड्रन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो बच्चे वही देखेंगे जो आप उनको दिखाएंगे। मैंने पहले ही कहा है कि बच्चों के पास आंखें होती हैं, नजर टीचर देता है। वो बच्चा डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकता क्लास का जब तक कि टीचर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अगर टीचर कहने के दोनों बच्चे सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों को मैं बराबर पढ़ाऊंगा, कोई फर्क नहीं है दोनों में, दोनों के फादर मेहनत करते हैं, एक सड़क पे पत्थर तोड़ता है,
और एक जो है वो सुबह से शाम तक अपने बिजनेस में लगा रहता है। दोनों मेहनत करते हैं अपने अपने तरीके से। तो अगर टीचर इस बात को एंडोर्स कर दे तो मजाल ही नहीं है कि क्लास में दूसरे बच्चे उसके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार करें। तो जो टीचर का बिहेवियर है वही बिहेवियर पूरे क्लास का होता है। तो हियर this very important aspect is endorsed by the National Curriculum Framework, the behavior of the teacher. Then third thing is the foundational learning. We have discussed it. The foundational stage की बात जब करेंगे, then building life skills is very important aspect. Nowadays many children are very frustrated due to multiple reasons. और सबसे बड़ा रीजन उसका है जो अनकंट्रोल्ड वे में जो रील्स देखी जा रही हैं। वो एक रील शायद 20 सेकंड की या 25 सेकंड की होती है, लेकिन वो कंटिन्यूसली जो सुबह से शुरू होती है और शाम तक खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, उसका इम्पैक्ट बच्चों के माइंड पर क्या होता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसको आप कहते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस डिसऑर्डर, तो उससे उनकी दुनिया बनती है। अब एआई की दुनिया में क्या होता है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर एक न्यूज सर्च करेंगे, या मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना है और आप 3-4 बार सर्च कीजिए तो फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही चीजें आना शुरू हो जाएंगी। ये एआई का कमाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी चॉइस को डेटा की तरह यूज करती है और वो सिमिलर चॉइस की चीजें आपको ला के देती रहेगी। जैसे आप अगर टीवी के ऊपर न्यूज देखिए कि कहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही है, कहाँ पर वायलेंस हो रही है, कहाँ पर मोलेस्टेशन हो रहा है, 3-4 न्यूज आप देखेंगे, उसके बाद आपको वो लाइन से वही न्यूज देखना शुरू हो जाएंगी और आपके दिमाग पे इंप्रेशन होगा, यार पूरे हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में वायलेंस हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में जो है वो निकलने का नहीं है, माहौल खराब हो गया। वहीं पर अगर आप 1-2-3 न्यूज इस तरह की देख लीजिए कि किसी ने बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा है, किसी को बहुत अच्छा प्राइज मिला है, कोई बच्चा है वो बोर्ड में फर्स्ट आया है, कोई बच्चा है उसने किसी दूसरे बच्चे की जान बचाई है, पॉजिटिव न्यूज अगर आप देखें तो मल्टीपल पॉजिटिविटी की न्यूज आपके पास आने लगेंगी। अब इसका असर मैं ये क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में क्यों दे, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो अपनी उसी वर्चुअल दुनिया में रहते हैं। जैसा वो देखेंगे वैसे ही वो उनकी इंटेलिजेंस शेप होगी। अब टीचर का ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के दौर में कि वो टीचर हैज टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द माइंड ऑफ द चाइल्ड। उसके दिमाग में चल क्या रहा है भाई, वो सोच क्या रहा है, उसकी दुनिया क्या है, और उसको ये बताना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल वर्ल्ड एंड द रियल वर्ल्ड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड को ही वो रियल वर्ल्ड समझता है और उसी के अकॉर्डिंग वो जो है अपना बिहेवियर करता है, चाहे वो कोई सी दुनिया हो, चाहे रिलीजन की दुनिया हो। आप देखिए अभी जब मामला नमाज के होते हैं, रोजे के होते हैं, हज के होते हैं, तो लोग पर सर्च करते हैं रील के ऊपर, अच्छा फला ने ये कहा है, फला मुफ्ती साहब ने ऐसा कहा है, तुझे कहाँ सुना, रील में आया था। अब से 20-30 साल पहले हम लोग के जमाने में कहाँ सुना, फला मौलाना ने कहा था, या फला हदीस की किताब पढ़ी थी, या फला इज्तिमा में सुना था, या फला सूफी शेख से मिले थे उन्होंने कहा था। ये होते थे जवाब। अब जवाब होते हैं कि रील में आया था या यूट्यूब वीडियो पे देखा था। तो इसका मतलब हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप डांट डपट करके फोन ले लेंगे लेकिन उसको वर्चुअल दुनिया से आप नहीं निकाल सकते। तो हियर द लाइफ स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुम फ्रस्ट्रेशन में जाओगे तो कैसे उससे कोप अप करना है। पहले 99% से कम मार्क्स आए, पेरेंट्स ने डांटा, बच्चे ने जाके सुसाइड कर लिया। अब बच्चा सुसाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि रील के ऊपर वो देख रहा है ऐसी चीजें कि हम पढ़ लिख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़े होंगे तो हम मार दिए जाएंगे, या बड़े होंगे हमें नौकरी नहीं मिलेगी, या हम बड़े होंगे तो हमारे पास अगर पैसा नहीं होगा तो समाज में कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। वो पहले से फ्यूचर के बारे में एक अपना माइंडसेट बना ले रहा है और उससे वो बड़े डीप फ्रस्ट्रेशन में चला जा रहा है और वक्त से पहले कहता है फिर जी के फायदा क्या, तो अपनी जिंदगी वो खत्म कर लेते हैं अननोन रीजन के लिए। अननोन एक मिस्टीरियस फ्यूचर को एक इमेजिन करता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है लाइफ से और जिंदगी को छोड़ देता है। कोई वैल्यू नहीं है जिंदगी की।
तो लाइफ स्किल्स की टीचिंग टीचर के, अच्छा टीचर्स खुद फ्रस्ट्रेटेड है, क्या किया जाए। मसला तो यही है कि टीचर्स भी तो वही रील देख रहे हैं, टीचर्स कोई दूसरी दुनिया से थोड़ी आए हैं, तो हम आप भी तो वही कर रहे हैं ना। लेकिन हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। यही डिफरेंस है एक टीचर में और एक स्टूडेंट में, कि टीचर जो भी कर रहा है वो मैच्योर पर्सन है और उसको पता है कि इसका नतीजा क्या वो भी पता है, बच्चों को नहीं पता। तो दैट्स वाई एनसीएफ करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर के पार्ट पर ये एक्सपेक्ट करता है कि टीचर जो है वो एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई चिल्ड्रन आर गोइंग इनटू द डीपर फ्रस्ट्रेशंस, उनके अंदर इतनी वायलेंस क्यों हो रही है, उनके अंदर इतनी हेट्रेड क्यों हो रही है, वो इतना ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड क्यों हो रहे हैं, व्हाई दे आर सो डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द लाइफ, व्हाट इज देयर वर्ल्ड ऑफ थॉट, पॉजिटिविटी क्यों नहीं है। ये तमाम चीजें टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, हर टीचर को आज के ज़माने में ये कह के काम नहीं चलेगा अरे भाई हमारे ज़माने में कंप्यूटर नहीं था तो हमने तो नहीं, तो हमारे ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमने तो नहीं सीखा। तो अब ये सारी चीज़ें ये एस्केपिज्म कहलाता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है भैया हमारे, आप समझ लीजिए कि अगर हम ये कहें कि हमारे ज़माने में कंप्यूटर नहीं था इसलिए हम कंप्यूटर से टीचिंग नहीं कर सकते, हम पीपीटी नहीं जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या बच्चों को हम गूगल क्लास के ऊपर नहीं पढ़ा सकते हैं, या हम एआई का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये सारा एस्केपिज्म है। घर में अगर यूज़ करना होता है, हमारा अपना बच्चा जब कहता है कि पापा हमें कंप्यूटर चाहिए, तो पहले जाके उसको कंप्यूटर खरीद के ला के देते हैं, उसको लैपटॉप ला के देते हैं। पापा कहेगा पापा मुझे आता नहीं है कंप्यूटर, अच्छा ठीक है बेटा टीचर कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, टीचर लगा देते हैं। तो जो काम अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो दूसरों के बच्चे के लिए नहीं कर सकते। अगर दूसरों के बच्चों को चाहिए कि उन्हें कंप्यूटर से पढ़ना है और हम टीचर हैं तो हमें सीखना चाहिए कि हम उन बच्चों को सिखाने के लिए हम खुद सीखें और उसको एस्केपिज्म में ना लेकर के जाएं। अब कहने को तो हमारे, आप कहिए कि हमारे ज़माने में तो एयर कंडीशन भी नहीं होता था, तो मत लगवाइए घरों में एयर कंडीशन, क्योंकि हमारे ज़माने में होता नहीं था। तो ये तो फिर हर चीज़ के ऊपर लागू होगा ना। हमारे ज़माने में इंडक्शन कुकर भी नहीं होता था, तो चूल्हा जलाइए उस पर खाना पकाइए, है ना। क्यों फिर यूज़ करते हैं चीज़ों को। तो अपने यूज़ के लिए तो हमें सारी जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि उसमें हमें आराम मिलता है। लेकिन वही साइंस और टेक्नोलॉजी हम इसलिए नहीं सीखेंगे कि बच्चों को हम कुछ दे पाएं या सही से अपने फर्ज को अदा कर पाएं, इंक्लूडिंग मी। अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं टेक्नोलॉजी सीखूंगा, मुझे ज़रूरत है तो मैं एआई सीखूंगा। और मुझे ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मैं टीचर हूँ और टीचर को हमेशा अपडेट रहना चाहिए। टीचर ये कह के काम नहीं चलेगा, टीचर तो वो होता है जो आइडियाज़ फॉर्म करता है। टेक्नोलॉजी तो बहुत बात की चीज़ है, टेक्नोलॉजी से पहले टेक्नोलॉजी का आइडिया आता है। तो टीचर इज द जनरेटर ऑफ आइडिया। तो जो व्यक्ति आइडिया जनरेट कर रहा है उसके लिए टेक्नोलॉजी है ही क्या चीज़। जरा सी मेहनत करेंगे टेक्नोलॉजी से आगे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के ऊपर एनसीएफ बहुत ज़्यादा जोर देता है। अच्छा फिर आप देखिए रेलवे का टिकट बुक कराने के लिए हम सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। अभी गूगल से पेमेंट क्या हमें आता था, या हमारे ज़माने में था गूगल से पेटीएम करना, उसमें हम सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, हर चीज़ हमें पता लग जाती है, जो पैसे का मामला होता है। तो वही चीज़ है कि इक्वल इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ों को, फिर कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा फिर आगे आते हैं, टाइम कम है, जल्दी वाइंड अप करना है। ब्रॉड aims of school education as according to this national curriculum framework, because aims of school education have been changing right from the independence, जब देश आजाद हुआ, after that so many challenges were there before us, but in contemporary scenario the challenges are now transformed into different other forms. like आज challenges वो नहीं है जो आज़ादी के बाद थे। उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि पार्टीशन हुआ था, और पार्टीशन होने के बाद एक इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम जो था वो डिस्टर्ब हुआ था, और उससे ज़्यादा एक कल्चरल सिस्टम डेवलप हुआ, डिस्टर्ब हुआ था। तो उस दौर में जो एजुकेशन थी उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सेक्युलर एजुकेशन। लेकिन आज बहुत सारे लोग बात करते हैं कि सेक्युलर एजुकेशन की आज कोई रेलेवेंसी नहीं है, कि बाई नेचर ह्यूमन बीइंग इज सेक्युलर। ह्यूमन बीइंग जो होता है बाई नेचर कम्युनल नहीं होता, सेक्युलर ही होता है। सेक्युलर का सेंस सिर्फ ये नहीं है कि आपका फेथ जो है वो
आप सब फेथ को मानने वाले हैं या सारे फेथ जितने भी रिलीजियस फेथ हैं उनकी इज्जत करना। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता। सेकुलरिज्म का मतलब जहां तक मैं समझाऊं वो ये होता है कि जिसको आप प्रैग्मेटिज्म आप कह सकते हैं कि व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, दैट इज सेक्युलर। कि उसमें फिर आप ये नहीं करेंगे कि भाई ये हमारे नॉर्म्स हैं, ये हमारे पैरामीटर्स हैं और हम इस नॉर्म्स के बाहर जा करके ये काम नहीं करेंगे। उस नॉर्म्स को ब्रेक करके उसके बाहर अगर आप जाते हैं और वो काम करते हैं और उससे समाज का भला होता है तो वो चीज सेकुलर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मान लीजिए कि रिलीजन से एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको कुरान करीम पढ़ना है या आपको बाइबल पढ़ना है। अब मान लीजिए कि बाइबल पढ़ना है आपको और बाइबल जो है वो हिब्रू में लिखी हुई है। अब हिब्रू में लिखी हुई बाइबल है, हमें पता है कि हमें बाइबल पढ़ना है और मान लीजिए कि आपने क्रिश्चियनिटी भी अडॉप्ट कर लिया, आप क्रिश्चियन हैं और आपको बाइबल भी पढ़ना है, लेकिन आपकी जबान हिब्रू नहीं, आपकी जबान अंग्रेजी और बाइबल हिब्रू में। तो अब सेकुलरिज्म यहाँ पर यह होगा कि हम उस जबान में बाइबल को कन्वर्ट करें जो जबान बाइबल की नहीं है, यानी हिब्रू। अब बाइबल की जबान जो है वो दूसरी हो गई, अंग्रेजी। विलियम वाइट ने उसका ट्रांसलेशन किया, पहला ट्रांसलेशन अंग्रेजी में विलियम वाइट ने किया, और जो किताब हिब्रू में मौजूद थी जब वो अंग्रेजी में आई तो पूरे वेस्ट ने उस बाइबल को पढ़ा। इसी तरह से कुरान करीम जब अरबिक में था तो पूरे अरब के लोग उसको पढ़ते थे। जब कुरान करीम हिंदुस्तान आया तो जिन लोगों को अरबी आती थी वो जो कहते थे, और हिंदुस्तान के वो लोग जिनको अरबी नहीं आती थी वो उसी को कुरान मानते थे। जो वो कहते थे अरबी में कि भाई इनकी जबान अरबी है, जो कह रहे हैं वो सच ही होगा क्योंकि इनको अरबी आती है और कुरान की जबान अरबी है। लेकिन एक वक्त आया कि जब जरूरत महसूस हुई कि नबे हमें भी हक है कि हम भी समझें, तो दो रास्ते, या तो अरबी सीखिए और या कुरान को अपनी जबान में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कुरान को अपनी जबान में लिखा गया। पहला ट्रांसलेशन हिंदुस्तान में कुरान का जो हुआ है वो कुछ सफात उसके, कुछ चैप्टर्स उसके हुए हिंदी में, और वो हिंदी जो थी वो इसी खत्ते की थी। मुरादाबाद के एक बहुत बड़े सूफी शेख थे, शेख अबू रहमान चिश्ती नाम था उनका। रहमानिया एक सूफी सिलसिला है मुरादाबाद में, अभी भी जो लोग वहां से ताल्लुक रखते हैं जानते होंगे, रहमानिया सिलसिला है। उस सिलसिले के वो बड़े सूफी शेख थे और उन्होंने कुरान के कुछ चैप्टर्स का हिंदी में ट्रांसलेशन किया और उसका टाइटल रखा मनमोहन की बातें। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है और किसी से कहिए कि मनमोहन की बातें टाइटल से एक किताब है, उसमें उसका क्या उसके अंदर क्या लिखा होगा। तो अमूमन लोग यही कहेंगे कि मनमोहन चूंकि श्री कृष्ण को कहते हैं तो उसमें कृष्ण की बातें होंगी, लेकिन उसमें कुरान की बातें, वो कुरान के कुछ चैप्टर्स का ट्रांसलेशन है जो मनमोहन की बातें के नाम से हुआ है। तो सेक्युलरिज्म ये है। अब यहां पर आपने वो पैरामीटर्स तोड़ दिए। सर सैयद अहमद खान साहब ने कुरान को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और न सिर्फ अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया बल्कि उसका साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन भी किया, ताकि साइंस और कुरान को लोग अलग अलग नजरिए से ना देखें। और उसको साइंस जो है जब चैलेंज करती है किसी चीज को तो रिलीजन भी उससे अछूता नहीं रहता है। तो जब आप साइंटिफिक तर्जुमा पढ़ेंगे, कुरान का इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, जिसको फिलॉसफी में हार्मेन्यूटिक्स कहते हैं, और सबसे पहले इस्लाम ने इजाजत दी है हार्मेन्यूटिक्स की। हार्मेन्यूटिक्स का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। तो जो लोग यहाँ पर आप में से इस्लामिक स्टडीज के हैं या थियोलॉजी के हैं वो एक टर्म जानते हैं जिसको कहते हैं इल्मुल तफसीर। तो इल्मुल तफसीर में क्या होता है? इंटरप्रिटेशन है। तफसीर किसी चीज की कि भाई ये कुरान की एक आयत है, उसका एक तर्जुमा है। अब उस तर्जुमे से बात मुकम्मल नहीं हो रही है तो भाई उसका पूरा इंटरप्रिटेशन होगा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं टिप्पणी या टीका, एक कमेंट्री। और इंटरप्रिटेशन इससे आगे की चीज होती है कि उसके कितने मायने हो सकते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस पस मंजर में वो आयत नाजिल हुई थी, क्या वो बाद में मनसूख हुई थी या नहीं हुई थी, या उसका उस वक्त ये मायना था, आज के दौर में क्या मायना है। ये तमाम चीजें इंटरप्रिटेशन नहीं हो तो आज भी कंफ्यूजन बना रहेगा। तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन जो स्टार्ट हुआ है
इस्लाम में इल्म का एक ब्रांच है इल्म की, जिसको आप कहते हैं कि इल्म तफसीर। इसी को फिलॉसफी में हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं। और वेद और उपनिषद जब लिखे गए तो उपनिषद का भी इंटरप्रिटेशन मौजूद नहीं है, जिसको आप कहते हैं कि तर्जुमा तो मौजूद है। आज के दौर में 18th और 19th सेंचुरी में उपनिषद के ऊपर इंटरप्रिटेशन या कमेंट्रीज लिखी गई। ये जो शंकराचार्य के बाद से चीजें शुरू हुई, उस दौर में नहीं है। लेकिन कुरान जिस दौर में आता है उसके साथ साथ उसका इंटरप्रिटेशन भी आता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे बड़े इल्म तफसीर के जो आलिम हैं, और बाकी तमाम तफासीर जो है वो उन्हीं से शुरुआत होती है। तो बाद में इब्ने कसीर हैं और तमाम लोग हैं, उन्होंने किया है, रूल बयान है, तो सूफियाना तफसीर है, तो वो पूरा एक जो है इंटरप्रिटेशन का बात है। तो दैट्स वाई सेक्युलरिज्म ये है कि व्हेन you come out of the boxes and you have courage to break the stereotypes, the fetters which are known as the very hard boundaries. Normally people don't dare to break it. मतलब आउट ऑफ बॉक्स सोचने की हिम्मत नहीं है, डर जाते हैं। समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे। वो मुझे चार लोग आज तक मिले ही नहीं जो कहते हैं कि जिनसे लोग डरते हैं कि अरे भाई चार लोग क्या, वो चार लोग हैं कहाँ, आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिले मुझे। समाज क्या कहेगा, वो समाज है कहाँ। जब आपको कोई अवार्ड मिल जाता है तो वही समाज कहता है अरे भाई हमारा आदमी, हमारा रिश्तेदार है। जब तक अवार्ड नहीं मिलता तब तक लोग नहीं पहचानते। जिस दिन आपका रिकॉग्निशन होता है तो अननोन लोग भी, रिश्तेदार तो छोड़िए, ये हमारा रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार है, भाई हमारे शहर का है, अरे भाई हमारी कम्युनिटी का। तो ये दुनिया का चलन है, इसको सेक्युलरिज्म कहते हैं कि कम आउट ऑफ दी दोज थिंग्स, जिसको रूसो कहता है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज फैटर्ड एवरीवेयर। हर जगह वो चेन से, जंजीरों से बंधा हुआ है, उन जंजीरों को तोड़ने का नाम सेक्युलरिज्म है। तो ये ब्रॉड एम्स हैं स्कूल एजुकेशन के, जो आज के एनसीएफ करिकुलम जिसको कहता है कि रैशनल थॉट एंड ऑटोनॉमी। इसीलिए मैं इतनी देर से जो तबसरा हो रहा है ये इसी पस मंजर में हो रहा है कि रैशनल थॉट which is guided by some reasoning, some logic, some ideas before it. If we are following something, why we are following? हम एक किताब पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई। बच्चा पूछता है कि सर कोई किताब बता दीजिए, बैटर नहीं मिल रहा है। अरे तो टीचर को कहना चाहिए नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं लिखता हूँ किताब तुम्हारे लिए। टीचर लिखेगा किताब, वरना कहेगा तुम खुद लिखो अपनी किताब, दूसरों की किताब कब तक पढ़ते रहोगे। ये रैशनल थॉट कि हम खुद इनिशिएटिव लें चीजों को करने के, रैशनलिटी के साथ। कोई पुरानी चीजें हैं, अब ऐसा नहीं है कि लॉर्ड टेनिसन ने कहा, अंग्रेजी में एक बड़े पोएट हुए हैं कि द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस yielding place to new, lest one good custom should corrupt the world, that's why God fulfills himself in many new ways। ये लॉर्ड टेनिसन ने अपनी एक पोएम यूलिसेस है उसमें लिखा है। तो पुराना नियम बदलता है और नए नियम उसकी जगह पर आ जाते हैं। और जो गॉड है उसके बारे में भी लिख रहे हैं कि गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी न्यू वेज। खुदा भी, ईश्वर भी अपने आप को नए नए रूप में प्रेजेंट करता है। नए रूप का मतलब वो नहीं कि वो पूरा उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए और तमाम चीजें, वो उससे पर्पस नहीं है। द वे यू लुक एट द थिंग्स, दुनिया को, तख्लीक को और खालिक को देखने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव आता है। जैसे एक जमाना था, आपसे किसी ने कहा कि भाई अल्लाह एक है, कुल हु अल्लाहु अहद, आपने मान लिया अल्लाह एक है। फिर उसके बाद आपने कहा कि नहीं भाई मैं कैसे मानूं, मुझे तो एहसास हुआ नहीं। तो कुरान पढ़ा, उसमें लिखा अल्लाह ने कि आसमान और जमीनों में हमने निशानियां बनाई हैं और इसको समझते वो लोग हैं जो अक्ल वाले हैं। तो हमें समझ में आया कि अल्लाह को समझने के लिए पहले अल्लाह की निशानियां समझना होंगी, और अल्लाह की निशानियों को समझने के लिए हमें अक्ल की जरूरत है। और कुरान देखने में लगा बड़ा मुश्किल है। फिर हमने कुरान पढ़ा तो उसमें एक आयत आई, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान बना दिया है, कोई समझने वाला। तो ये बात भी समझ में आ गई कि कुरान तो दरअसल आसान है, हम ही समझने वाले नहीं है। तो अगर हम समझने वाले हो जाएं तो कुरान तो आसान है। तो ये सारे इशारे हमें कब मिले, जब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले गए और हम एक ही बात को मान करके बैठ जाते कि भाई फला साहब ने एक बात कही थी
अब उसी के साथ जीना है, उसी के साथ मरना है। तो ना तो नॉलेज आगे बढ़ती, ना डिस्कशन आगे बढ़ता, ना इतने उलूम और फनून होते, ना तफासिर लिखी जाती, ना फिक्र के इमाम आगे बनते, ना इल्म तसव्वुफ होता, और ना आज के दौर में फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती, और ना फिर और तमाम चीजें होती। आज तो कुरान आप मोबाइल पे भी पढ़ लेते हैं। तो ये वही चीज है कि रैशनल थॉट कि कहाँ कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है उसको पकड़ करके आगे चलना। तो कोई भी रिलीजन हो उसमें हमेशा एक या दो अजम्पशंस होते हैं कि उसके अलावा सब कुछ फ्लेक्सिबल है। जैसे इस्लाम में सिर्फ तौहीद है और रिसालत है, इसके अलावा सारी चीजें फ्लेक्सिबल है। जो अरब में इस्लाम है वो हिंदुस्तान में थोड़ी है। यहाँ का कल्चर सिर्फ तौहीद और रिसालत ही तो एक ही है, बाकी यहाँ का पहनावा, यहाँ की बोली, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खान पान, ये सब अलग है। हम अरब वालों की तरह ना बोलते हैं ना खाना खाते हैं। So in that sense, rational thought and autonomy in all the religions, health and well-being, democratic and community participation, economic participation, cultural participation, all such things are there which make the broad aims of school education. तो जो important point था उसको हमने डिस्कशन किया, फिर लर्निंग स्टैंडर्ड इसको मैं छोड़ देता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, what is important for the teachers, that is few thrust areas of this NCFR: art and physical education. That's very important aspect. Vocational education, environmental education, rootedness and pride in India. Then ये pride in India and rootedness, that what we have already discussed, India-based education. And India-based education means national knowledge traditions that begins from ancient India, that continues in medieval India, and also modified and changed and utilized in the modern India, even after independence. So that's a continuous change with the consensus. So that is the rootedness and pride in India. So taking pride in Indian traditions, Indian culture, and in that context, we have to design our own syllabus, our own the pedagogy and the methods. अभी रिसेंटली जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स आई हैं उसमें आपने देखा होगा, साइंस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें हर चैप्टर के शुरू में कोई ना कोई नीति वाक्य लिखा हुआ है। वो संस्कृत में है और कहीं कालिदास से लिया गया है, कहीं पर वो महाभारत से लिया गया है, कहीं पर वो अमरकोश से लिया गया है। अपार्ट फ्रॉम द उपनिषद, सारी चीजें उपनिषद से नहीं ली गई हैं। जितने क्लासिकल टेक्स्ट हैं उससे भी बहुत सारी चीजें ली गई चीजों को समझने के लिए। तो ये एक अप्रोच है। अप्रोच क्या है कि वॉट एवर इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड, अब देखिए हम जो भी चीज लेते हैं अपने स्कूल्स में वो नॉर्मली वेस्ट से लेते हैं और बड़ा उसका जश्न मनाते हैं कि भाई एक थियरी आई है, वैसे कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है और बच्चों को उससे पढ़ाना चाहिए। उसमें ये माना जाता है कि टीचर जो होता है वो फैसिलिटेटर होता है। अब इसका मायना क्या है? कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, बड़ा शोर मचा कि भाई पाउलो फ्रायर ने एक कॉन्सेप्ट दिया और वो कॉन्सेप्ट ये था कि एक पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट होती है, डायलॉग्स होना चाहिए एजुकेशन में, डायलॉजिज्म होना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर के बीच में डायलॉग्स होना चाहिए। और हमने वेस्ट की उस थियरी को अडॉप्ट कर लिया और कहा कि भाई ये इनोवेशन है टीचिंग में। हम भूल गए कि हिंदुस्तान के कल्चर में ये डायलॉजिज्म 4000 साल पहले से, उपनिषद हैं क्या? डायलॉग्स ही तो हैं उसमें। चलिए उपनिषद से आगे बढ़ जाइए। उपनिषद के बाद फिर जब आप मेडिवल पीरियड में आते हैं, एक बहुत बड़े सूफी रहे दिल्ली में, हज़रत निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने एक किताब लिखी फवाइदुल फवाद, और उसमें जिक्र है मजालिस का। 40 मजालिस हैं उनकी, और हर मजलिस में बैठ करके जो उनके मुरीदीन हैं, जो उनके शागिर्द हैं, उनके सामने बैठते हैं और हजरत निजामुद्दीन औलिया जो महबूब इलाही भी कहलाते हैं, वो एक डिस्कशन हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, और उसका पूरा एक जो है जखीरा आपको मिलेगा फवाइदुल फवाद में। इसी तरह से आप अजमेर शरीफ में ख्वाजा करीम नवाज हैं, उनकी एक किताब है अनीसुल अरवाह। उस अनीसुल अरवाह में आप देखिए कि वो डायलॉग्स हैं मुरीदीन के साथ। असल में हम इन कल्चर को, जो हिंदुस्तान का, देखिए जो हिंदुस्तान का सूफीज्म है, हिंदुस्तान का जो तसव्वुफ है, वो एक इंटेलेक्चुअल कल्चर है। मैं अगर उसको रिलीजन से अलग है तो वो एक इंटेलेक्चुअल कल्चर है जिसमें सूफिया इकराम ने बहुत सारी किताबें लिखी। अब आज के दौर के आप स्टूडेंट्स से अगर पूछिए
जो उलेमा है वो तो जानते हैं, जो इस्लामिक स्टडीज़ के हैं वो जानते हैं, पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, लेकिन कितने लोग, बहुत कम लोग हैं जो इस्लामिक स्टडीज़ या थियोलॉजी में। इसके अलावा आवाम में कितने लोग जानते हैं कि कोई किताब ऐसी है जिसका नाम है तबकात सूफिया, या एक किताब ऐसी भी है जिसका नाम है कश्फुल महजूब, या एक किताब ऐसी भी है जिसका नाम है अवारिफुल मारिफ। तो ये तमाम किताबें क्या हैं? ये सारी किताबें एजुकेशन की हैं। इन सारी किताबों में पेडागोजी है, इसमें डायलॉग्स हैं, इसमें करिकुलम्स हैं। एक मुरीद के आदात क्या हैं? मुरीद मतलब इरादा करने वाला, स्टूडेंट्स जो डिटरमाइन करता। शेख कहते हैं टीचर को। तो टीचर और स्टूडेंट्स के ट्रेड्स क्या हैं? ये तसव्वुफ की इन किताबों में लिखा है। तो तसव्वुफ का मायना असल में हम लोग समझते हैं जैसे मज़ारात पे जाना और चादर चढ़ाना, वो नहीं है। तो इसलिए ये जो कल्चर है, मैं मेडिवल कल्चर से ले रहा हूं, मैं इसलिए उपनिषद के नहीं, उपनिषद महाभारत तो डायलॉग्स हैं उसमें। तो सो मेनी डायलॉग्स आर देयर, स्टोरी टेलिंग इज देयर, एनेक्डोट्स आर देयर, पंचतंत्र हैं, हितोपदेश है, ये सब हमारा ही तो कल्चर है। अब वेस्ट से अगर डायलॉजिज्म आता है तो हम बड़े खुश होते हैं कि वेस्ट से आई है। जो हमारे यहाँ हजारों साल से, उसको हम देखते ही नहीं है। मेडिवल पीरियड में आप देखिए, अल्लामा इकबाल को आप देख लीजिए। अल्लामा इकबाल ने एक जो उनकी जवाब शिकवा है, या शिकवा जवाब शिकवा जो है वो आप देख लीजिए, उसमें खुद डायलॉग्स हैं और एक यूटोपियन इमेजिनेशन है कि अल्लामा इकबाल जो है वो मौलाना रूमी की रूह के साथ तमाम दुनिया से बाहर निकल करके तमाम सैयारों के ऊपर जो है वो घूम रहे हैं गर्दिश में, और वो चांद पर पहुंच जाते हैं। साथ में मौलाना रूमी की रूह है, हाफिज शिराजी हैं और खुद हैं, रूह परवास करके और वो घूम रहे हैं और डिस्कशन चल रहा है वहां पर। उनको एक योगी मिलता है चांद पर, और उसमें जावेद नामा में है, ये जावेद नामा में, शिकवा में। तो जावेद नामा कभी आप पढ़िए अल्लामा इकबाल का, उसमें डायलॉग्स हैं और वो इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस की बात अल्लामा इकबाल कर रहे हैं, एक योगी के साथ डिस्कशन हो रहा है। तो ये तमाम चीजें मेडिवल कल्चर में मौजूद है। फिर उसके अलावा आप देखिए स्टोरी, एनेक्डोट्स कहाँ नहीं है? तसव्वुफ में सूफिया इकराम के यहाँ आप देख लीजिए, या आप मदारिस में आप देख लीजिए हिकायात की किताबें। तो ये कल्चर हमारा ही तो है। मॉडर्न इंडिया में अगर आप देख लीजिए एजुकेशन में, आज आज़ादी के बाद सिनेमा एज ए पेडागोजी यूज किया जाता है। एनसीईआरटी की किताबों में हिंदी फिल्मों के स्टिल्स यूज किए जा रहे हैं आजकल। तो सिनेमा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, उसको यूज किया जा सकता है। उसके डायलॉग्स आजकल लोग यूज कर रहे हैं टीचिंग में, क्लासेस में, और सिचुएशन को समझाने के लिए फिल्म की सिचुएशन को क्लासरूम के अंदर टीचर यूज करता है अगर वो स्किलफुल है। तो ये रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपसे कह रहा है कि रिलीजियस एजुकेशन की हम बात करें। नो नो, all the culture of India, that is the composite culture, whether it has been contributed by any class, any creed, any religion, any culture, any people. क्योंकि इस मुल्क में खाली एक कल्चर थोड़ी है। इस्लाम से बहुत पहले यहाँ पर ग्रीक्स आए, यहाँ पर इटली से लोग आए, यहाँ पर रोम से लोग आए, वही इटली, और इटालियन कल्चर, रोमन कल्चर। उसके बाद आप देखिए कि जो चाइनीज लोग यहाँ पर आए, हूण लोग आए यहाँ पर, शक यहाँ पर आए। फिर उससे बहुत पहले खुद वेद और उपनिषद को चैलेंज करने के लिए बुद्ध आए और जैनिज्म आया, फिर चारवाक ने चैलेंज किया। उसके बहुत बाद में इस्लाम, तो 7th और 8th सेंचुरी की बात है। फिर जब इस्लाम आया तो उसके अंदर खुद एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन था। तो ये सारा ट्रेडिशन मिलकर के इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन बनता है। एक बड़ी अच्छी किताब मैं सजेस्ट करूंगा, हुमायूं कबीर की एक किताब है जिसका नाम है इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, और एक और किताब है इंडियन नेशनल कल्चर जो आबिद हुसैन की किताब है, और नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से ये पब्लिश है। ये दो किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन ट्रेडिशन एक्चुअली है क्या, और रूटेडनेस जो हम इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के नाम पर आजकल जो कुछ हम देख रहे हैं वो नहीं है। मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि जो इंडियन IKS के नाम पर जो पूरे मुल्क में अभी इस वक्त जो चल रहा है वो IKS नहीं है। वो एक ही चीज जो है वो मल्टीपल चैनल से वही चीज चल रही है, उसमें रत्ती भर फर्क नहीं हो रहा। IKS वो है ही नहीं, IKS अलग चीज है। तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उसकी बात करता है। फिर ये सर्टेन, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आपके साथ। आई हैव कोटेड these philosophical underpinnings of NCF curriculum, how a teacher has to change the mindset of the children
इन द लाइट ऑफ दिस इंडियन रूटेडनेस एंड प्राइड ऑफ इंडिया। तो ये जो कोटेशंस है एनईपी 2020 से, ये then core of the vision of NEP 2020, this national curriculum framework carries it: development of well-rounded individuals, rational thought and action, appropriate knowledge, capacities, moral and democratic values। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट में मैं यहाँ पर देता हूँ, फिर एक 5 मिनट में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि पूरा एनसीएफ करिकुलम फ्रेमवर्क एक ओवरव्यू। एक सिद्धांत है जिसको, अच्छा देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट चीज है कि पंच महाकोश, इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग, ये अभी जो हम वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, they all related to the educational objectives and how they are related to our the internal bodies. This body is composed of the 3 aspects. एक फिजिकल बॉडी है जो हमें दिखाई देती है, दैट्स द स्थूल शरीर जो हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं। उसके अंदर एक और शरीर रहता है जिसको आप कहते हैं कि सबटल बॉडी। जैसे वो एक बड़ा अच्छा शेर है, साजिद सर अक्सर मुझे सुनाते हैं क्लास में कि आदमी के अंदर रहते हैं 2-4 आदमी, वो मैं सुनाया था, पूरा शेर मुझे याद नहीं है, हर आदमी में रहते हैं 2-4 आदमी। तो ये इंडियन फिलॉसफी है। एक तो हम वो हैं जो हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमें हमारा जिस्म बाहरी दिखाई देता है, वो है फिजिकल बॉडी। और एक जिस्म वो है कि जो हम अपने आप से बातें करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, या कोई दूसरा शख्स जो है वो कहता है कि जो तुम दिखाई देते हो वो तुम हो नहीं, अंदर से तुम कुछ और हो। तो ये अंदर की जो बॉडी है उसको सबटल बॉडी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द सूक्ष्म शरीर। और ये होती है कि कॉन्शियसनेस, जिसको आप माइंड कहते हैं, इसको आप इंटेलेक्ट कहते हैं, या इसको आप ईगो कहते हैं। तो इसी के लिए 3 टर्म यूज होते हैं, मनस, बुद्धि और अहंकार। और इसको चित्त भी कहते हैं अक्सर, ये चित्त है, मन है, ये टर्म भी यूज करते हैं। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, यस, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, यस, ये होते हैं। तो ये जो 10-20 आदमी हैं वो हजारों होते हैं, 10-20 नहीं होते हैं। वो शायर कहते हैं वहां तक पहुंच जाता है, जहाँ हिंदी में एक है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो वही फिलॉसफी की बात यह है जो शायर ने कही। और उसके अंदर जो वो 10-20 आदमी वाली बात है, वो आखिर में जाकर के वो एक ही आदमी निकलता है जो असल आदमी होता है। वो असल आदमी रहता है बिल्कुल आत्मा में, बिल्कुल उसकी रूह में। तो इसीलिए कहते हैं कि हर चीज का एक एसेंस होता है। जैसे आप कहते हैं, अरबिक में टर्म यूज होता है कि मादा क्या है। तो हर चीज का जो अल्टीमेट एसेंस होता है वो है कॉजल बॉडी, दैट इज द कारण शरीर, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। तो रूह जो है वो होता है एसेंस, अल्टीमेटली इनर आत्मा, स्पिरिचुअल साइड जिसको आप कहते हैं। और उसके बाद फिर सबटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी होता है। अब इनका ताल्लुक क्या होता है? यही कॉन्सेप्ट एजुकेशन में होते हैं कि हम जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो वो हम सिर्फ उसके शरीर को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उसके माइंड के ऊपर इंप्रेशन डाल रहे हैं, जिसको आप कहते हैं इफेक्टिव टीचिंग, इमोशनल टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग, है ना, इम्प्रेसिव टीचिंग। तो इम्प्रेस किसको करते हैं? इम्प्रेस मन को करते हैं। स्टूडेंट भी जब आपसे कहता है तो वो यही कहता है कि गुरुजी या उस्ताद जी आज मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, या कभी कभी आप मन की जगह दिल वर्ड यूज कर लेते हैं कि आज दिल नहीं लग रहा। आप उससे पूछें कि कौन सा दिल है ये वाला दिल तो नहीं हो सकता कि जिसका काम है ब्लड को प्योरीफाई करना। ये कोई और ही दिल की बात, लग जाए दिल जो कहीं तो कहीं फिर दिल ना लगे। तो दिल जब कहीं लग जाता है तो फिर दिल कहीं नहीं लगता। तो ये कौन सा दिल है? ये वो 4 चैम्बर्स वाला दिल नहीं, ये कोई और ही दिल है। या मन बड़ा घबरा था, या मन बड़ा तो that part of मन that conscience is something different. That is very important in teaching and learning process. कि हमारा सारा काम जो है फिजिकल बॉडी पे नहीं है। फिजिकल बॉडी तो सिर्फ सबटल एस्पेक्ट है, वो ये स्थूल शरीर है, आउटर एस्पेक्ट है। असल जो चेंजेस लाना है वो सबटल बॉडी पर लाना है, सूक्ष्म शरीर पर लाना है, मनस पर लाना है, इंटेलेक्ट पर लाना है, ईगो पर लाना है, वो चेंज है। इसके लिए पेडागोजी बनाई जाए। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बहुत इस पर एम्फसाइज करता है। और फिर अल्टीमेट जो उसका इफेक्ट होगा वो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला जो होगा वो उसकी रूह पर इफेक्ट होगा। कि जब मौलाना रूम जो थे वो बहुत बड़े मुदर्रिस थे, बैठे हुए पढ़ाते थे मदरसे के बाहर।
तो वहां से एक मजजूब गुजरे, दजला नदी के किनारे बैठे हुए हैं, दरिया बह रहा है, अपना पानी उफान पर है, तो सामने तमाम मुरीदीन किताबें खोले बैठे हुए हैं, और मौलाना रूम जो है वो अपनी किताबें हाथ हाथ के कलम बंद नुस्खे लेकर के बैठे हुए हैं, और हाफिज कुरान भी हैं, बहुत बड़े मौलाना हैं और मदरसा चला रहे हैं। तो एक मजजूब उधर से गुजरे, उन्होंने वो तिपाई पे किताबें रखी, उठा करके देखा कि कहा कि ये क्या है। कलम से लिखी हुई किताबें, उस दौर में छपाई तो होती नहीं थी। तो उन्होंने जब देखा तो मौलाना रूम, और अब किसी आलिम से अगर आप पूछेंगे ये क्या है और उस आलिम को ये पता लग जाए कि इसको कुछ नहीं आता, ये जाहिल है, तो उसके अंदर का जो ईगो होता है, जो तकब्बुर होता है, वो और ज्यादा अकड़ जाता है। तो उसने, मौलाना रूम ने कहा उस मजजूब से कि मियाँ ये वो है जो तुम नहीं समझ सकते। अच्छा, अब उस मजजूब ने क्या किया कि वो तमाम किताबें जो कलम से रोशनाई से लिखे हुए नुस्खे थे, उसे उठाया और दजला नदी में फेंक दिया। वो सारी किताबें नदी के अंदर। अब सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए। मौलाना रूम गुस्से में, क्या कर दिया तुमने, इतनी मेहनत से ये लिखे गए थे, कहाँ से लाऊंगा ये किताबें, सब रोशनाई है, बह जाएगी पानी में। तो मजजूब मुस्कुराए, कहा परेशान ना हो। नदी में कूदे, सारी किताबें ऊपर लेकर के आए, और उनके वर्क जब ऐसे हिलाए तो उसमें से नदी की रेत जो है वो नीचे गिर रही थी। पानी की एक बूंद ने भी उनको गीला नहीं किया। तो मौलाना रूम ने पूछा कि ये क्या है। तो मजजूब ने जवाब दिया कि मियाँ ये वो है जो तुम नहीं समझ सकते। तो मौलाना रूम ने कहा कि भाई ये रहा मेरा मदरसा, और मैंने इसमें ताला डाला और चाबी उठा के फेंक दी दरियाए इसमें दजला में, और उनके पीछे 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 जंगलों जंगलों भटकते रहे, कई साल भटकते रहे, और कहा कि हजरत मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। तो खैर उन हजरत का दिल पिघला और उन्होंने उनकी लगन देख करके उन्हें अपना शागिर्द बना लिया। फिर उसके बाद मौलाना रूम ने, अब वो मजजूब कौन थे, वो थे इनके मौलाना रूम के जो उस्ताद शम्स तबरेज़ी। तो जब इन्होंने दीवान लिखा और उसका नाम रखा कि दीवान शम्स तबरेज़, तो लोगों ने पूछा कि ये दीवान तो तुमने लिखा है मियाँ, इसका नाम दीवान शम्स तबरेज़ क्यों है। हालांकि दुनिया उसे मसनवी मौलाना रूम के नाम से जानती है। तो मौलाना रूमी ने जवाब दिया, जलालुद्दीन रूमी ने, कि देखो जो इल्म मेरे पास था वो तो मैं वहां दजला नदी में फेंक करके आ गया, और अब ये जो कुछ है वो इनका दिया हुआ, तो इसलिए इसका नाम दीवान शम्स तबरेज़। तो ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी है। तो शम्स तबरेज़ ने क्या किया, शम्स तबरेज़ ने जो असर डाला वो उनकी रूह पर डाला। अल्टीमेट ये ऑब्जेक्टिव होता है एक टीचर का, ये रिश्ता होता है एक टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ, कि अल्टीमेटली वो उसकी रूह के लिए काम कर रहा होता है। तो इसीलिए उपनिषद में जो वो लैडर्स हैं ये वाले, ये यहां से शुरुआत होती है कि पहले अन्नमय कोश है, पेट भरेंगे, ऐसी स्किल सिखाएंगे बच्चों को कि वो अपना पेट भर सकें, जिसको आप स्किल एजुकेशन कहते हैं। एनसीएफ में और हर स्कूल में अब ये कंपलसरी के कोई ना कोई आप बच्चों को स्किल सिखाएं, इसी को आप वोकेशनल एजुकेशन भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद प्राणमय कोश, यानी जब फिजिकली बच्चा स्ट्रांग रहेगा तो फिर उसको पढ़ाई भी समझ में आएगी। विवेकानंद ने कहा है कि तुम फुटबॉल खेल करके गीता को अच्छे से समझ सकते हो, श्रीमद् भागवत गीता, और कोई गीता मत समझ लीजिएगा, श्रीमद् भागवत गीता को समझने के लिए तुम फुटबॉल खेल करके अच्छा समझ सकते हो। तो क्यों? क्योंकि फुटबॉल खेलोगे तुम्हारा जिस्म मजबूत रहेगा, और एरिस्टोटल ने या प्लेटो ने कहा है कि इन ए हेल्दी बॉडी देयर लिव्स अ हेल्दी माइंड। तो हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड रहता है, इसलिए प्राणमय कोश बहुत जरूरी है कि हम अगर हेल्दी रहेंगे तो ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, दिमाग ज्यादा एक्टिव रहेगा, और इसलिए पढ़ाई ज्यादा समझ में आएगी। तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो एम है टीचर को इंश्योर करना है कि बच्चा फिजिकली फिट है या नहीं है। और फिर मनोमय कोश है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो टीचर को ही इंश्योर करना है कि बच्चे का दिमाग के ऊपर भी हमारी एजुकेशन असर डाल रही है, यानी ये दिमाग उसका वही है कि 1 घंटे की पढ़ाई कर ली, फिर बच्चे से पूछा कि हाँ भाई कुछ समझ में आया, तो बच्चे ने कहा गुरुजी जाके दुकान खोलनी है, जल्दी खत्म कर दो लेसन। 2 घंटे पढ़ क्या रहे थे भाई? तो बस कुछ नहीं, आपने कहा तो सुन रहे थे आपकी बात। ये दिमाग पे असर नहीं डाल रहा है। गुरुजी क्या कह रहे हैं कि अगर तुम पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लो तो आज जो ये तुम्हारी दुकान लिए बैठे हो ये कल को इंडस्ट्री में बदल सकती है। तो बच्चे की बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपकी टीचिंग में कमी है। इसलिए आप देखिए कि जब हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं या किसी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी की बात करते हैं, आज क्या वजह है
कि जो कम्युनिटी किसी जमाने में ये जानी जाती थी कि सारी तिजारत इनके पास है, सारा इल्म इनके पास है, जो 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 कम्युनिटी की शुरुआत इल्म से हुई और तिजारत से हुई, जिसके नबी ताजिर थे और जिसके नबी के ऊपर आयत नाजिल हुई कि इकरा पढ़ो, आज वो सिर्फ एक लेबर क्लास है। क्यों? क्योंकि हमने इल्म को समझा नहीं। जब हमारे पास राइट टू एजुकेशन लेकर के कोई आया कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजो, 8th क्लास तक बच्चे सरकार ने जो है वो एजुकेशन फ्री कर दी, तो हमने क्या कहा उससे? हमने ये कहा कि हमारा बच्चा जाता है जरी के कारखाने में बैठ करके और वो शाम को 200 रुपए 100 रुपए कमा करके लाता है, स्कूल जाएगा तो क्या मिलेगा? 200 रुपए से भी जाएंगे। तो ये बात 30-40 साल 20 साल पहले कही, और 20 साल बाद भी वो बच्चा आज बैठा हुआ जरी के कारखाने में है, और जिस बच्चे ने बात सुन ली 20 साल पहले, आज वो मल्टीनेशनल कंपनी में या तो खुद चला रहा है या खुद कर रहा है, जिसने सुन ली। तो इल्म का इफेक्ट जो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। हम अपनी उस सोच से बाहर नहीं निकल पाते हैं कि हमें आज 200 रुपए दिखाई दे रहे हैं, हमें आने वाले टाइम में अपनी 200 करोड़ की कंपनी नहीं दिखाई दे रही। तो 200 रुपए से 200 करोड़ की कंपनी के बीच में जो रास्ता है वो इल्म का रास्ता है, हमने उसको छोड़ दिया। हम तिजारत से भी गए और हम इल्म से भी गए, और ये हर कम्युनिटी का हाल है। जिस कम्युनिटी ने भी किया, जिस कम्युनिटी ने उस चीज को पकड़ लिया, आज वो देखिए दुनिया में वो राज कर रहे हैं, है ना। अब सही गलत की बात अलग है, वो किसी और उसमें बात करेंगे, लेकिन जो अब देखिए जिसने इल्म की और तिजारत की बात करी तो वो तो कम से कम सही बात है। तो इसलिए मनोमय कोश जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ पर यह है कि रैशनलिस्टिक थॉट है, वो बच्चों की समझ में भी आ रहे हैं कि टीचर कैसे इंश्योर करेगा। फिर है विज्ञान में रैशनलिस्टिक डेवलपमेंट, आप क्या कर सकते हैं। फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उसके बाद आता है। तो ये लैडर्स हैं, ये डायरेक्ट वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है। पहले मौलाना रूम डायरेक्ट शम्स तबरेजी के पीछे नहीं गए, पहले मदरसे में उन्होंने पढ़ाई करी, फिर वो बहुत बड़े सूफी आलिम बने। डायरेक्ट कोई सूफी नहीं बन सकता। कोई कहे कि साहब मेरे ऊपर तो नमाजें माफ है, क्यों? क्योंकि मैं सूफी हूँ। तो सूफियों पे माज़अल्लाह नमाजें माफ नहीं है, सबसे ज्यादा नमाजें उन्हीं पर फर्ज है, क्योंकि वो अपने आप को अल्लाह का दोस्त कहते हैं। तो वो कैसा दोस्त है कि जो जिसके ऊपर नमाज माफ है, तो नबी पे माफ नहीं हो। तो इसलिए कोई डायरेक्टली नहीं है चीजें, हर चीज लेटर में। तो ये एनसीएफ का भी पार्ट है और इसीलिए इसको लाइफ से रिलेट किया गया। फिर अब मैं लास्ट में बस ये वाली स्लाइड बंद करके एक दूसरी स्लाइड है, मैं उसको थोड़ा सा आपकी स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ, और विद इन जस्ट 5 minutes आई विल वाइंड अप दिस वन। Let me make it full screen. Yes, this one. So this is the curriculum framework, national curriculum framework, that is divided into the different chapters. The cover page is there. It is available. I will share the link. Otherwise, you may directly type on the Google National Curriculum Framework 2023 और NCERT की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर भी ये पड़ा हुआ है। एक 600 पेज का जो करिकुलम है फाइनल ड्राफ्ट, वो फाइनल है। एक आपको मिलेगा 628 पेज का, वो ड्राफ्ट है, वो वाला नहीं। जो 600 पेजेस का दैट इज फाइनल। So it is divided into the 5 parts. Part 1 talks about the approach. What are the approaches applicable to this curriculum framework? The 4 chapters are dedicated to it. Part B talks about the cross-cutting themes. What are the different themes that this curriculum handles? What we have discussed, all such themes. Religion है, Indian traditions है, culture है, ये सारी चीजें। इसमें 6 chapters हैं। फिर पार्ट सी में स्कूल सब्जेक्ट्स हैं। अब हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं। अब साल में 2 बार एग्जामिनेशंस होंगे बोर्ड के। एक बच्चा जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि अब साइंस और सोशल साइंस में और कॉमर्स में कोई डिवीजन होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, ये कॉन्सेप्ट अब आ गए हैं स्कूल्स में। 3 लैंग्वेजेस जरूरी हैं। 2 इंडियन लैंग्वेजेस का सीखना बहुत जरूरी है। किसी स्किल का सीखना बहुत जरूरी है। उसमें आर्ट, उसमें म्यूजिक भी है, उसमें डांस भी है। तो वो तमाम चीजें जो किसी जमाने में, हमारे जमाने में और हमारे पहले के जमाने में, जो मेरे भाई बहन थे बड़े मुझसे या जो मेरे फादर थे मुझे बताते थे कि हमारे जमाने में अगर कोई नॉवेल किसी के बच्चे के पास मिल जाए तो उसकी बहुत पिटाई लगती थी कि नॉवेल पढ़ते हैं। और आज नॉवेल जो है वो करिकुलम का पार्ट है। इसी तरह से सिनेमा देखना, फिल्म देखना, ये तो बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था कि फिल्म की बातें करना, फिल्म देखना, ये सब बहुत बड़े जुर्म माने जाते थे। आज फिल्म एजुकेशन का पार्ट है और एजुकेशन पर फिल्में बन रही हैं। और फिल्म का इस्तेमाल एजुकेशन एज ए पेडागोजी, हमारे कैनेडी हॉल में कितनी फिल्में दिखाई जाती हैं। एक फिल्म क्लब है
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज का नहीं है, बहुत पहले का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो काम एएमयू को करना चाहिए था वो हम एनसीईआरटी से सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अब इसे आप अपनी अपॉर्चुनिटी कहिए या जो चाहे आप उसको कह सकते हैं। बहरहाल स्कूल कल्चर एंड प्रोसेसेस सेकंड 2 चैप्टर हैं, और फिर क्रिएटिंग सपोर्टिव। तब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। ऐसी ब्रॉड एम्स ऑफ स्कूल वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट। पार्ट ए, द पिक्चर्स व्हाट एनसीएफ दिस करिकुलम फ्रेमवर्क यूजेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एवरी पिक्चर सेज समथिंग। अब इसमें जो पिक्चर्स हैं वो अगर आप देखेंगे उससे ही आपको आइडिया हो जाएगा। कहते हैं ना कि एक पिक्चर कैन डिस्क्राइब द 1000 वर्ड्स। हजारों शब्दों में जो बात आप नहीं कह सकते वो एक पिक्चर कह देती है, और आजकल तो एक इमोजी कह देती है। अगर किसी ने कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया होता है तो हम हर्ट हो जाते हैं कि वो स्टेटस शायद उसने हमारे लिए लगाया है। हर अच्छा, मजे की बात है, सबको यही लगता है। तो ये बड़ा एक कॉमिक सिचुएशन होती है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उसी माइंड सेट से गुजर रहे होते हैं। तो किसी ने कोई चीज अगर लगा दी या कुछ ऐसा लगा, अरे बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, कहीं देखो सुसाइड तो करने वाला नहीं है, या किसी ने कुछ और लगाया तो उसके घर में कुछ हुआ होगा। तो स्टेटस से हम आइडिया लगा लेते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, या वो जो शेर व शायरी लिख रहा है, या वो जो कुछ कर रहा है, जो लिंक्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं, अब इसकी रेलेवेंसी एजुकेशन में, एक टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर जब कुछ लिखता है तो उसकी राइटिंग भी बच्चों को अट्रैक्ट करती है और वो बताती है कि टीचर क्या कहना चाहता है। उसके स्केचेस से बच्चे समझ जाते हैं कि व्हाट मैसेज टीचर विशेस टू गिव। तो ये पिक्चर्स बहुत कुछ कहती हैं। अब इस पिक्चर में आप देख लीजिए, देयर इज आर्ट वर्क गोइंग ऑन एंड ऑल्सो एक्टिव गेम्स हो रहे हैं, आर्ट वर्क हो रहा है, प्ले वे मेथड में बच्चे सीख रहे हैं, कितने हैप्पी हैं। ये एक एनवायरनमेंट है जो करिकुलम चाहता है ये एनसीएफ की स्कूलों के अंदर डेवलप हो, जहाँ पर होलिस्टिक एजुकेशन हो। चिल्ड्रन शुड गेट द फ्रीडम एंड आर्ट एंड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द चिल्ड्रंस वर्ल्ड। बच्चों की दुनिया का ये हिस्सा होता है। हम अपने घरों में व्हाइट वॉश कराते हैं और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में अगर कोई पेंसिल लेके दीवार पर लिख दें, कुछ स्केचेस बना दें, तो अब से 10-20 साल पहले बड़ी पिटाई उटाई लगती थी। लेकिन अब जो नए पेरेंट्स हैं वो बड़े समझदार हो गए हैं। वो अपनी पेंट करी हुई वॉल्स पर बच्चे जब स्केचेस बनाते हैं पेंसिल से, क्रेयॉन से, एक साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा जब पहली बार वो पेंसिल पकड़ता है तो उसकी पिक्चर्स लेकर और शेयर करते हैं अपने इंस्टा अकाउंट पे कि आज मेरे बच्चे ने ये दीवार पे पेंटिंग बनाई। तो इसका मतलब पेरेंट्स आर रियलाइजिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द, दे आर नॉट केयरिंग द व्हाइट वॉश वॉट एवर कॉस्टली इट इज, rather they are giving more emphasis on talent of the children. So that is the new parents. ये टैगोर का भी कॉन्सेप्ट था। Then cross-cutting themes. Then cross-cutting themes include part B, rootedness in India and Indian knowledge system, values and dispositions, learning about the caring the environment, inclusions in school, guidance and counseling, and then educational technology in school. These are the 6 themes what this national curriculum framework addresses. Then chapter 1 talks about the rootedness in India and knowledge traditions. Then chapter 2 values and dispositions. Pictures depicts, मैंने पहले ही आपसे कहा, एक बच्चा चिड़ियों को दाना खिला रहा है, ये इंडियन वैल्यूज है। हम लोग सब जानते हैं, अपने घरों में गर्मियों में छत पे पानी रखते हैं और परिंदों के लिए बहुत सारी, हिंदू फैमिलीज में गाय के लिए रोटी निकाली जाती है, मुस्लिम फैमिलीज में खाना बचता है तो कुत्ते को डाल देते हैं, या खास करके 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बनाते हैं घर में अगर कोई जानवर है। तो ये सारी इंडियन वैल्यूज हैं जिसको रिस्टोर किया जा रहा है और बच्चों को वो चीजें सिखाई जा रही हैं। देन लर्निंग अबाउट केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट, जैसे पेड़ों में पानी डालना है, तो जब अपने हाथ से लगाए हुए पेड़ में कोई फल आता है, फूल आता है, तो कितनी खुशी होती है। तो ये वैल्यूज अगर बच्चों में पहुंचेंगी तो वो भी नेचुरली बड़े बाय हार्ट दे विल बी वेरी प्योर। In the same way, inclusion in schools, all the things which are depicted by the pictures. Then guidance and counseling in schools, that's very mandatory according to this curriculum framework. Then educational technology in schools. These are all the themes what part B includes. Then part C talks about the school subjects. Learning in the foundational stage, language education, mathematics, ये सारी चीजें डिटेल्ड में आपको इस पार्ट सी में मिलेंगी, जहां पर हम डिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करते हैं। फिर लर्निंग इन द फाउंडेशनल स्टेज,
पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है कि इसका एक करिकुलम ऑलरेडी है, इसके लिए कुछ बुक्स भी बनाई हैं एनसीईआरटी ने, फिर लैंग्वेज एजुकेशन, mathematics education, science education, then social science education. And then art education is very important part in every school. Then education in interdisciplinary area like holistic understanding through interdisciplinary thinking, harmony with nature, ethical and moral reasoning, and then physical education and well-being. Then vocational education, chapter 9, it talks about the this type of skills like work with life forms, different forms of life, and then work with materials and machines, and third part is work in human services. So these are the three categories in which different types of skills may be enhanced. So school has to decide कि आप इन थ्री एरियाज में बच्चों को क्या स्किल प्रोवाइड करते हैं। अब ये स्कूल को खुद डिसीजन लेना है, टीचर को खुद डिसीजन लेना है। फिर पार्ट डी है स्कूल कल्चर एंड स्कूल प्रोसेसेस। स्कूल का जो कल्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आप देखेंगे, हाउ डज स्कूल कल्चर इफेक्ट लर्निंग। स्कूल कल्चर कंट्रीब्यूट्स टू स्टूडेंट लर्निंग इन टू वेज। एक तो ये कि बाय केयरिंग सेफ, एनकरेजिंग एंड नर्चरिंग लर्निंग एनवायरनमेंट विच इज नेसेसरी, और दूसरा बाय कंट्रीब्यूटिंग टू अटेनमेंट ऑफ करिकुलर गोल्स। तो लर्निंग एनवायरनमेंट एनहेंस करना, स्कूल को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जो एकेडमिक और लर्निंग एनवायरनमेंट हो, वो बहुत जरूरी है। और ये किस तरह से हो सकता है, ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, डिटेल्ड है, इसको कोई रीडिंग नहीं करूंगा। स्कूल कल्चर एंश्योर्स करता है इस तरह की वैल्यूज को डिसेमिनेट करने की, क्या कि इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, डेवलपिंग एंड एनेबल लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, फियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए बच्चों के लिए और टीचर दोनों के लिए, एनकरेजिंग फॉर लर्निंग एक्टिविटीज, केयरिंग फॉर चिल्ड्रन और रिस्पॉन्सिबिलिटी एनहेंसिंग होना चाहिए। ये एंश्योर करना इसका पार्ट है। फिर वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस एज लिस्टेड इन एनईपी 2020, वही वैल्यूज हैं, एम्पैथी, रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सत्य, स्वच्छता, फ्रेटर्निटी, पैट्रियोटिज्म, टॉलरेंस या हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट, रैशनल थॉट एंड साइंटिफिक टेम्पर, सेवा, निष्काम कर्म, सैक्रिफाइस, हेल्पनेस, क्रिएटिव इमेजिनेशन। अब आप इसमें देखिए जो वैल्यूज अभी हम पढ़ते आ रहे थे, वैल्यूज एजुकेशन में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें सेक्युलरिज्म नहीं है, इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि रूटेडनेस एंड इंडियन प्राइड एंड इंडियन कल्चर में है। तो सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सारी वैल्यूज वेस्ट से आई हैं और हमारे यहाँ जो इनहेरिटेड वैल्यूज हैं वो ये हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी वैल्यूज अलग हो गई हैं, वो वैल्यूज इसी के अंदर कहीं ना कहीं। तो हमें अब उसको रिप्लेस करना है कि जो वैल्यूज हम वेस्ट के नाम पर पढ़ा रहे थे वो वैल्यूज अब इंडियन रूटेडनेस होना चाहिए। इसीलिए ये संस्कृत के टर्म भी यहाँ पर यूज किए गए थे, सेवा, स्वच्छता, अहिंसा, या ये आप देखिए कि पैट्रियोटिज्म है, टॉलरेंस है। अब ये सब देखिए, अब टॉलरेंस जो है, जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं टॉलरेंस उसका हिस्सा है, डेमोक्रेसी की जब आप बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका हिस्सा है। तो सारी वैल्यूज को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये पूरी लिस्ट जो है वो हर स्कूल को तैयार करना पड़ेगी, हर टीचर को तैयार करना पड़ेगी। फिर पार्ट ई है, इसका लास्ट पार्ट है, क्रिएटिंग ए सपोर्टिव इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होना बहुत जरूरी है स्कूल का, टीचर उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये इसी का पार्ट है। कैपेसिटी बिल्डिंग, कहीं पर कुछ चीजें आप सीख रहे हैं, कुछ चीजें मैं आपसे सीख रहा हूँ, और एचआरडीसी हम दोनों को सिखा रहा है। एचआरडीसी को फंड कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये पूरा जो एक इकोसिस्टम बनता है, ये करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर टीचर को साल में 1 या 2 बार कम से कम अपने आप को अपडेट करना चाहिए। अपडेट का ही तरीका है एक ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, एंश्योरिंग एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर्स और कम्युनिटी एंड फैमिली एंगेजमेंट। तो ऑल सच थिंग्स आर देयर। कैपेसिटी बिल्डिंग है या इनेबलिंग एम्पावरिंग टीचर्स है, कम्युनिटी एंड फैमिली एंगेजमेंट है। स्कूल को टीचर्स के साथ सिर्फ पीटीए नहीं करना चाहिए, बल्कि टीचर्स को, पेरेंट्स को पार्ट बनाना चाहिए स्कूल के डिसीजन मेकिंग का। हालांकि वो चीज़ आरटीई में बहुत पहले, सोशल डेवलपमेंट प्लान जब बनता है या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जब बनती है तो उसमें पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये कहता है कि पेरेंट्स शुड बी द पार्ट ऑफ स्कूल डिसीजन मेकिंग। स्कूल में हो क्या रहा है ये पेरेंट्स। तो आजकल बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अलीगढ़ में ही मैंने देखा कि उनके प्रिंसिपल्स बड़े एक्टिव हैं और उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है सारे पेरेंट्स का। जब बच्चों का एडमिशन होता है तो उसी वक्त वो पेरेंट्स का जो नंबर है उससे मिला करके पूरे स्कूल का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं।
और जो भी बच्चे का अचीवमेंट है, इवन आजकल तो टीचर्स जो है वो व्हाट्सएप, स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो व्हाट्सएप चैनल बना करके उस पर स्कूल्स की एक्टिविटीज के वीडियोज और रील्स डाल रहे हैं। तो एक एडवर्टाइजमेंट है, और दूसरा ये है कि अवेयरनेस और चीजें पता रहती हैं कि भाई कल हाफ डे हो जाएगा, परसों छुट्टी हो जाएगी। बच्चे से पहले पेरेंट को पता लग जाता है कि अब बच्चा कह रहा है कि कल स्कूल जाना है, अब वो कह के आए अपने दोस्तों से कि स्कूल का बहाना बना के आएंगे और चलेंगे घूमने बॉबी रेस्टोरेंट में। अब वो वहां पर फिर पेरेंट्स समझ जाते हैं कि तुम्हारा प्रिंसिपल का हमारे पास पहले व्हाट्सएप आ गया, कल स्कूल बंद है, कहीं नहीं जाना है। तो अब ये सारी चीजें भी इससे कंट्रोल हो जाती हैं कभी कभी। तो this is the summarized approach, and thank you very much for having patience. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you so Thank you much, so sir. much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thanks, Satan, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. MashaAllah, sir. Thank you so much, sir. Assalamu alaikum. This is Dr. Farhat Parveen from AUABK High School Girls. A very Sir, interesting मैं session, sir. ये कहूंगी कि आपने एक जो नई रूह डाली Thank है you, sir. आज वर्कशॉप में, वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब थी। और जिस तरह से ये बात आपने अपने प्रोग्राम को एक शेर से शुरू किया, मैं इस प्रोग्राम जी को एंड करना चाहती हूँ एक शेर से। इकबाल साहब का एक शेर है, सुनाना जी चाहूँ जी क्योंकि आप माशाल्लाह उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इकबाल साहब जी ने फरमाया था कि तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्मो जी मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साजे फितरत में नवा कोई। और जी जी आपने जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जाविये बताए, माशाल्लाह, दैट वाज रियली वेरी फ्रूटफुल, वेरी नाइस सेशन फॉर अस। थैंक यू सर सो मच। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Okay, see you again. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you very much.